क्लास 11th में जो अपना बिजनेस स्टडी है उसमें जब आप थर्ड फोर्थ यूनिट पढ़ते हो तो फोर्थ यूनिट में दूसरा पार्ट आता है इंश्योरेंस के बारे में, जहाँ पे आप बैंकिंग, कमर्शियल बैंक, ये सारे बैंक के बारे में जान चुके हो। अब अपना टॉपिक चलेगा इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है मेरे भाइयों। सबसे पहला टॉपिक पे आते हैं, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान समझना, इंश्योरेंस जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। पता है आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क होता है? जब आप आगे जाके कॉमर्स में पढ़ोगे ना बिजनेस लॉ, तब आप जानो। बताओ बेटा क्या होता है। एग्रीमेंट बेसिक वर्बली या कैसे भी एक सेटलमेंट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें स्टैंप लग के थप्पा लगता है। समझ रहे हो? हालांकि है दोनों में सेटलमेंट ही हो रही है। तो एक इंश्योरेंस जनरली कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट समझ लो दो पार्टीज के बीच में, जहां पर दो लोग हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। दिस इज द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरर वो जो इंश्योरेंस देता है, और इंश्योर्ड वो इंडिविजुअल एंटिटी जो बाय कर रहा है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस खरीदता है वो इंश्योर्ड कहलाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर जो होता है ना वो एग्री करता है कि भैया मैं कंपनसेट, मतलब कोई भी तरह नुकसान होगा वो झेलूंगा। जो इंश्योर्ड करता है किसी भी लॉस या डैमेज के लिए जो हो सकता है भविष्य में, और उसके बदले जो प्रॉमिस देता है वो कि मैं प्रोटेक्शन करूंगा। और फिर इसके बदले जो इंश्योर्ड है, जो लोन ये इंश्योरेंस ले रहा है, वो एक रेगुलर अमाउंट उस बंदे को, इंश्योरर को देता रहता है, जिसे वो प्रीमियम कहता है। कीवर्ड्स बार बार आ रहे हैं, जैसे इंश्योरर जो आपको इंश्योरेंस करा रहा है, जो आप कंपनी जो आपकी इंश्योरेंस करा रही है, इंश्योर्ड जो आप इंश्योरेंस करा रहे हो, और प्रीमियम कि आप इंश्योरेंस जिस बंदे से ले रहे हो, इंश्योरर को, आप उसे कह रहे हो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपको एक पर्टिकुलर टाइम में देता रहूंगा। इंश्योर्ड बोलेगा इंश्योरर को, और उसके बदले इंश्योरर उसको बोलेगा कि ठीक है, जब आप मुझे पर्टिकुलर टाइम अमाउंट ऑफ मनी मुझे टाइम देते रहोगे तो मैं इसके बदले आपको जिस पर्टिकुलर चीज पे हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज का आपका फ्यूचर में कुछ अनहैपनिंग या मिस हैपनिंग इवेंट हो जाए उसके लिए मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है ना? इसको ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से अपना रिस्क आप ट्रांसफर कर रहे हो। आपको किसी चीज का रिस्क लग रहा है और अपना रिस्क आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो कि आप भैया मुझे कोई फाइनेंशियल पैसों का लॉस हो सकता है किसी एक इंसान से या किसी बिजनेस से, एक इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है। यानी कि एक इंसान या इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस है वो फायदा उसका मिलता है आपको। बाकी एक फेस करना ह्यूज अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन अकेले, आप एक छोटा सा अमाउंट, प्रिडिक्टेबल अमाउंट जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो इंश्योरर को दे दो जो कि आपके लॉस से बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है, लॉस हो सकता है, तो आप क्या करा लो, इंश्योरेंस करा लो। क्यों? क्योंकि वो एक आपको जो आपका ट्रांसफर ऑफ रिस्क है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आपका रिस्क जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी को, ताकि कल को अगर आपका कभी लॉस वॉस वाली सिचुएशन हो तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सको, अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सको कि देखो जी मेरा ये नुकसान हो गया, मुझे इसी चीज का डर था, अब आप आओ और इस नुकसान का भुगतान करो, मैं नहीं करूंगा। बोलेंगे जी तुम्हारी चीज है तुम करो, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके बदले आपको छोटा छोटा प्रीमियम या एक स्पेसिफिक अमाउंट हर टाइम पे टाइम देता रहा हूं ना, तो आप मुझे कवर करके दो। पर्पस क्या होता है बेटा इंश्योरेंस लेने के? पर्पस क्या है भाई? जायज बात है, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, अपने मन में सुख शांति ठंडक चाहते हो, आपको डर है कुछ ना हो ना जाए, कुछ डर ना हो जाए, लेकिन अगर आप उस चीज का इंश्योरेंस करा लोगे तो आप क्या करोगे, डर से दूर हो जाओगे। समझ रहे हो? बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सेकंड टॉपिक इंश्योरेंस में, तो बेटा इंश्योरर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इंश्योरर जो आपको इंश्योरेंस करके दे रहा है, इंश्योर्ड जो आप पॉलिसी होल्ड कर रहे हो, आप लोग जो इंश्योरेंस ले रहे हो, पॉलिसी आपका लिखित एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सॉरी, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में सारी कंडीशन होती है कि ये नुकसान होने पे मैं आपकी सारी चीजों का कवरेज करूंगा। प्रीमियम एक ऐसा अमाउंट जो आप उसको पे करते हो एक पर्टिकुलर टाइम बाद, या मंथली, क्वार्टरली, या साल दर साल आप पे करते हो। ठीक है बेटा? बाकी रिस्क क्या, पॉसिबिलिटी होना लॉस का, ठीक है ना, या डैमेज हो जाए, है ना, उस चीज का, है ना, जैसे क्या क्या हो सकता है, आग लग जाए, कहीं चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी, मौत हो जाए, तो उन सबका आप इंश्योरेंस करा सकते हो। बाकी इंश्योरेंस का जो काम होता है वो ये है कि वो इसको एस्टिमेट करे और पता लगाए कि ये रिस्क कितना बड़ा हो सकता है, क्या क्या सीन होगा फिर। बाकी क्लेम क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट की जाती है इंश्योर्ड के द्वारा कि मुझे इंश्योरर को कि भैया मुझे जो है ना कंपनसेशन दो, मेरा लॉस हो चुका है, और इंश्योरर जो है वो फिर चेक करेगा कि क्या सही में इसका लॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना। फिर बाद में इंडेमनिटी होती है। इंडेमनिटी मतलब जो प्रिंसिपल है ये कहता है रिस्टोरिंग द इंश्योर्ड ऑफ द सेम फाइनेंशियल पोजीशन दे वर इन बिफोर द लॉस ऑकर्ड। मतलब सामने आपने कहा जी मेरा आईफोन है,
मेरा आईफोन जो है ना उसका इंश्योरेंस करा लिया और आपने कहा अरे मेरा आईफोन टूट गया, ये लो कोई टूटा आईफोन पड़ोस से लाके दे दिया आपने उसे, तो वो बंदा चेक करेगा ना कि क्या आप सही में फ्रॉड तो नहीं कर रहे भाई, है ना। और इंश्योरेंस जनरली मकसद रखता है कंपनसेट, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट करना, मतलब आपको पैसा देना। इंडेमनीफाई करता है इंश्योर्ड नॉट मेक देम प्रॉफिट फ्रॉम अ लॉस, ठीक है ना। यू शुड नॉट एंड अप अ रिचर आफ्टर एन इंश्योर्ड इवेंट दैट यू वर बिफोर। और ये चीज भी ध्यान रखना, इंश्योर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी 20,000 रुपए का इंश्योरेंस करा दिया, कल को नुकसान होगा 20,000 तक का इंश्योरेंस मिलेगा, और कल को नुकसान हुआ आपका सिर्फ 5,000 रुपए का, आपने सोचा इसको तो 5,000 रुपए में ठीक करा लूंगा और जाके उनसे पूरा 20,000 रुपए मांग लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा भाई। बहुत सारी चीजें होती है देखो। तो इंडेमनिटी क्या होती है, इंडेमनिटी मतलब कंपनसेशन, क्या मिल रहा है। तो वो ये बात ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि आप जितना, पहली चीज तो जो चीज आपके पास है वे उसी चीज का इंश्योरेंस क्लेम होगा। ऐसा ना हो जो चीज आपके पास थी और अब वो डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ अलग नजर आ रही है, वो नहीं नजर आ रही, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा इसमें। और दूसरी चीज बेटा कि कंपनसेशन जब भी आपको इंश्योरेंस में मिलता है ना, तो वो नुकसान का भुगतान ही होता है। और कभी भी यूं मत सोचना कि 5,000 का नुकसान अगर हुआ है तो आपने इंश्योरेंस 20,000 का कराया तो कंपनी आपको पूरा 20,000 पे करेगी। कंपनी आपको सिर्फ 5,000 तक का भुगतान करेगी, बचे हुए 15,000 का क्या भूल जाओ, जितने का नुकसान हो उतना ही, समझ रहे हो। अब अपन चलते हैं इंश्योरेंस के फंक्शन क्या है। फंक्शन इंश्योरेंस मतलब जब अपन इंश्योरेंस देते हैं तो फंक्शंस क्या क्या अपने को इंश्योरेंस में मिलता है। तो भैया सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है, जायज बात है। आपको डर है कोई लॉस होने का या रिस्क है आपको किसी भी चीज का, तो आप उसका इंश्योरेंस करा रहे हो, तो आप छोटा सा प्रीमियम दे देते हो और जो इंश्योर्ड होता है वो उसके बदले में आपको प्रोटेक्शन देता है, बड़ी जितना भी लॉस होगा उसकी। भाई फायदा है इंश्योरेंस का, ये फंक्शन है कि इंश्योरेंस आपको क्या दे रहा है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दे रहा है बेटा। दूसरा स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, रिस्क पूलिंग, रिस्क पूल करना, समझ रहे हो, मतलब आप अपना रिस्क बांट देते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जब भी एक लॉस होगा तो जो इंश्योर्ड है जिसका लॉस हुआ वो कंपनसेशन उसको मिलेगा, जो भी कंपनी से उसने इंश्योरेंस कराया। लॉस हुआ मान लो 5,000 रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी आपको 3,000 रुपए दे गई कि ये हम इतना ही दे पाएंगे, इस हिसाब से हम ऐसा देंगे, तो आप कहोगे कि लॉस थोड़ा कम हो गया, तो आपका इसमें रिस्क स्प्रेड हो जाता है, बट जाता है। फंक्शन है ये कि इंश्योरेंस से क्या क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को प्रीमियम के रूप में इकट्ठी करती है पॉलिसी होल्डर से। भाई आप इंश्योरेंस जब कराते हो छोटा छोटा अमाउंट देते हो नहीं देते हो, सोचो इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना अमाउंट आता होगा और आपको कोई नुकसान ही ना हुआ हो तो। कभी कभी मेजर लाइफ इंश्योरेंस तो देखो अलग हो गया, उसपे तो खत्म होने के बाद पैसा मिलता ही है, या वो खत्म हो पॉलिसी या इंसान खत्म हो मिलेगा। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है जी भैया, आप जब भी कभी फोन खरीदते हो आपको इंश्योरेंस कराने के लिए बोलते होंगे छूट पे कि करा लो जी ये वाला इंश्योरेंस है, इसमें ये हो जाएगा। तो 1,500 का इंश्योरेंस करा लिया मान लो आपने, तो पूरे साल भर आप 1,500 रुपए देख के सेफ हो, कोई भी होगा वारंटी मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा। फायदा क्या है इससे, फायदा ये कि नुकसान हो जाए तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, फायदा ये नुकसान भी बन जाए। अब नुकसान तो खैर क्या है, आप एक सिक्योरिटी दे रहे हो, आप टेंशन फ्री घूमोगे। अब मान लो 1,500 रुपए दिए और 2 साल तक या 1 साल तक कुछ खराब ही ना हुआ तो क्या वापस जाके 1,500 रुपए लोगे, भूल जाओ उस पैसे को। तो वो पैसा वो इकट्ठे कर लिए ना, समझ रहे हो, ये फंड को फिर इन्वेस्ट कर दिया जाता है अलग अलग जगह पे। अब वो क्या करेगा, पॉलिसी वाला जो आपका पॉलिसी जिसपे आप इंश्योरेंस करा रहे हो वो ऐसे 1,500 रुपए बतेरे लोगों से इकट्ठे करे और कहीं पे जाके इन्वेस्ट, क्योंकि भाई जब कल को लॉस होगा तो देना भी तो पड़ेगा ना उसको, वो कहां से लाएगा, क्या आपका पैसा 500 रुपए इकट्ठा करके बैठ जाएगा, वो कहीं और लगा देगा आपके पैसे, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देगा आप पैसे, और कहीं और इन्वेस्टमेंट होके फॉर एग्जांपल किसी को चाहिए कुछ भी तो वो भी तो ग्रो करेगा कंपनी, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में, क्योंकि आप इंश्योरेंस भी करा रहे हो ना अपना, तो इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास एक साथ बहुत सारा पैसा आ रहा है और वो कहीं लगा देंगे, कोई दिक्कत। एनकरेज होती है इससे सेविंग, कैसे देखो, इससे तो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ अमित, इंश्योरर पैसा इकट्ठा करके और उसको कहीं और इकट्ठा करवाते हैं, ठीक है ना। बाकी एनकरेजिंग सेविंग मतलब
बोलता है कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जैसे पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जैसे फोन का कराया, तो फोन के लिए एग्जांपल बताया ना, 2,000 का कराया, 1,500 का कराया, 1 साल के लिए, कुछ नुकसान नहीं हुआ तो 1,500 गए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जब आप कराते हो, तो अगर मान लो आपने कहा जी मैं 50 साल का हूँ, अगले 20 साल तक का मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये है कि अगले 20 साल में कभी भी नहीं गए। मान लो कोई 55 में चला गया, 65 में चला गया, तो अब उसको अगले 5 का नहीं देना, अगले 5 साल का, भाई 70 तक की थी ना, आप आए इंश्योरेंस कराने लाइफ इंश्योरेंस, तो क्या उम्र है, बोला 50 साल, कितने साल का कराना, बोला 20 साल, ठीक है करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने 2-2 हज़ार रुपये देना, ठीक है, जोड़ लिया और सोच लिया इतने टाइम तक इतना होगा, अगर आप इससे पहले मर गए तो आपको जितना भी अमाउंट हम अभी बोल रहे हैं ये आपको, आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है जी। मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए मिलने थे, और मान लो 55 में मर गया, अगले 5 साल में मर गया, 15 साल बच गए पीछे के फैमिली के, वो पहला पैसा मिल जाएगा, लेकिन जान चली गई एक इंसान की, वो एक अलग चीज। लेकिन पहले मिल गए 5 साल में, 5 साल में उसने जमा भी नहीं करे होंगे हर महीने इतने, जितने तो उसे मिल जाएंगे। वाओ व्हाट अ अपॉर्चुनिटी, है ना अपॉर्चुनिटी? नहीं है मेरे भाई, कोई मर गया तो क्या करें, तो ये हो गया। मान लो 60 में मर गया, तो आप बोलोगे भैया 10 साल तक भरा था, 10 साल का एक्स्ट्रा मिल गया, 15 साल तो 15 साल का। लेकिन अगर वो 70 में मरा ही ना, तो क्या नुकसान हो गया, नहीं बड़ा हो गया? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। जितना भी पैसा उसका इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा, वो मरा नहीं ना, वो बोलेगा भैया मेरे 20 साल की टाइम पूरी हो गई है, मुझे, मैं तो मरा नहीं, मुझे वापस दे दो। पूरा पैसा इकट्ठा होकर उसको वापस मिल जाएगा। बेटा ये बिल्कुल सही जवाब बोला। ऐसे थोड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है, आपका ब्लड चेकअप होता है, बॉडी चेकअप होता है, एक्सरे होता है, हर चीज होती है, जहाँ ये साफ पता चल जाएगा आप 1 महीने में मरने वाले हो या कुछ, और बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए तो वो तो उस इंसान को भी नहीं पता मैं मरने वाला हूँ, तो उस इंसान को भी नहीं पता ना मैं मरने वाला हूँ, तो वो भी खुशहाल करा रहा था, वो तो सोचा कि भैया मेरा LIC कराना बेकार है, बदुआ लग गई LIC की। उससे लोग डर जाते हैं LIC कराते हुए, यार ऐसा लग रहा है कि हम तो मरने ही वाले हैं, हमारे मरने के ऊपर इंश्योरेंस हो रहा है। बेकार चीज है यार। देखो सही है, फैमिली के लिए सोचना सही है, पर क्यों ऐसी नेगेटिविटी फैलाओ है कि नहीं? है ना, इन्हें गंदा सा नहीं लग रहा सोच के कि यार मैं, मतलब घर में एक बंदा, मेल फीमेल आपके घर में जो कोई कराए, पिताजी माताजी, तो सोचो वो इंसान अपने मौत का LIC करा रहा है, आप चाहोगे क्या कि उनको बोलना कि नहीं करा लो करा लो? आप बोलेगा बिल्कुल मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बाद ये खाएंगे क्या? सेविंग एनकरेज हो जाती है मेरे भाइयों। क्यों नहीं मिला तो 20 साल बाद क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग है वो अपना सही रहेगा, है ना। तो ये बाकी मेरे भाइयों एफिशिएंसी बढ़िया है इससे, मतलब क्यों? क्योंकि जब आप अपने जो भी लॉस हो सकते हैं आपके, उससे बचने के लिए इंश्योरेंस जो होता है वो इनेबल करता है कि आप मोर एफिशिएंटली, बिना किसी कांस्टेंट डर के कि भाई ये चीज बर्बाद हो जाएगी, इसके बिना डरे आप बढ़िया काम करोगे। तो खुद सोचो, आप इंश्योरेंस करा लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, हो तो चोरी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चोरी होएगा तो हो जाए, मैं तो अपना मस्त घूमूंगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोन का इंश्योरेंस कराया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फोन को फेंक के मारूं, गिर तो रोड पे छोड़ के आ जाऊं, ऐसा नहीं ना। तो मुझे क्या है ना, लेकिन हाँ मुझे पता है जब मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो मुझे एक मन में जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा कि यार अब कोई दिक्कत नहीं, जो होना हो जाए। बाकी प्रोवाइडिंग पीस ऑफ माइंड, मतलब आपको ना मन में सुख शांति देता है कि हाँ चलो टेंशन फ्री है, इंश्योरेंस करा दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी ये बेसिस होता है आपके क्रेडिट का। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ना वो कभी कभी कोलेटरल जमा कराती है लोन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक LIC जो होता है ना, वो कैश वैल्यू कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, मतलब उसमें कैश वैल्यू इकट्ठा किया जाता है लोन के लिए। सिमिलरली जैसे मान लो लेंडर्स जो होते हैं, जो उनको रिक्वायर करते हैं बोरोवर्स को कि उनको कुछ इंश्योरेंस कवरेज करानी पड़ेगी इस एसेट्स पे जो फाइनेंस करा रखे, जैसे मान लो कार इंश्योरेंस, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, है ना, ये सब, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये एक उधार का क्रेडिट होता है, मतलब कल कभी का होता है ना कि इंश्योरेंस पॉलिसी कभी कभी सर्व करती है कोलेटरल फॉर लोन्स। आप लोन लेते हो ना तो आपको एक कोलेटरल समझते हो, गिरवी रखवाना कुछ चीज, वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसी आपको। कभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे कि जो अपना इंश्योरेंस है ना वो कितने टाइप का होता है। बेटा देखो इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस एक ऐसा तरीका है जो आपको प्रोटेक्ट करता है
या आपकी कोई संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है जिससे आपका अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस हो सके। भविष्य में नहीं पता कल को क्या हो जाए, क्या है, तो उससे बचाता है आपको। और इसमें क्या होता है, आप अपना जो लॉस होता है ना उसको ट्रांसफर कर देते हो। ये एक दो लाइन याद रख लेना। देखो प्रॉपर कितनी बढ़िया डेफिनेशन हो गई है इंश्योरेंस की। क्या? इंश्योरेंस इज अ वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर असेट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड लॉस which can be happen in future. In this you transfer your risk to insurer या insured। insured जो कराते हैं, इंश्योरेंस जो इंडिविजुअल जो खरीदता है, अरे इंश्योरेंस जो कंपनी है, ठीक है ना, और इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करा रहा। आप लोग हो इंश्योर्ड। अब बस एक चीज याद रखो, इंश्योर्ड मैं हूं, इंश्योर्ड मैं LIC कराऊंगा, कोई भी कराऊंगा, आई एम इंश्योर्ड। ठीक है, चलो बेटा मेरे भाइयों अब देखो आगे आओ। तो अपने को पता है दो टाइप के इंश्योरेंस है, एक तो जनरल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। जनरल इंश्योरेंस मतलब जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, जैसे कोई हाँ मेडिकल इंश्योरेंस करा लो आप, या आप फोन का इंश्योरेंस करा लो, अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपके जीवन के ऊपर है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको पैसों की सिक्योरिटी मिलती है इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करवा रहा है आप लोग, आपकी फैमिली को, इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ। अगर आप किसी कोई बंदा अपने ऊपर इंश्योरेंस करा रहा है तो वो अपना एक है कि मेरी अनटाइमली कभी भी भाई डेथ हो जाए, उस केस में मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसा मिल जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। आप जो पॉलिसी होल्ड करोगे इंश्योर्ड, और पॉलिसी जो इंश्योरर होंगे उनके बीच में, जहां पर कंपनी तैयार करती है कि हाँ जी एक स्पेसिफिक अमाउंट हम आपके नॉमिनी को, क्योंकि वो तो बचेगा ही नहीं ना, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो मिल जाएगा, नहीं मरा तो भाई जो टाइम लिमिट पूरी हो गई तो उसको ही मिल जाएगा। तो बेनिफिशियरी को डेथ के ऊपर जो इंश्योर्ड पर्सन का है उस पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग, मान लो कोई इंसान है ए, वो अपने बच्चे पे नॉमिनी बना के अपना इंश्योरेंस करा रहा है, अगर कल को ए मर गया तो उसके बच्चे को उसका इंश्योरेंस, मतलब वो नॉमिनी है, बेनिफिशियरी है, उसको क्योंकि उसने कराया अपने बच्चे के लिए, कोई इंश्योरेंस क्यों करा रहा है कि यार कल को फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान अनसर्टेनिटी है, कल बाय चांस मर जाए, कुछ भी हो जाए, अनफॉर्चुनेट हैपन, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में उसकी फैमिली को पैसा मिल सके। और उसके लिए वो मंथली कुछ ना कुछ पैसा जमा कराता रहता है। तो क्या भैया जितना जमा कराता उतना ही मिलता है? नहीं, एक लिमिट तय होती है। फॉर एग्जाम्पल हर महीने 1000 रुपए देने हैं, लेकिन 10 साल तक देने हैं, और 10 साल बाद फॉर एग्जाम्पल आपको 20 लाख रुपए मिलेगा। तो 20 लाख मान लो ज्यादा अमाउंट है, तो अगर कोई बंदा 4 साल में मर गया, 5 साल में मर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देती है। की फीचर्स क्या है? यही तो इंश्योरेंस है ना। मान लो एक फॉर एग्जाम्पल एक पिता ने अपने बच्चे का कराया, बच्चा एक ही है, और पिता मर गया, बच्चा दोनों ही मर गए, तो वो किसी को नहीं मिलेगा भाई, नहीं चाचा पाचा को नहीं मिल रहा भाई, है ना, नहीं कि आ जाओ हमें तो पैसा बांटना ही है। जो नॉमिनीज है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने नॉमिनी अपने भाई को बना दिया, एक बंदा है, लेकिन उसकी बहन भी है घर में, तो बाप और बेटा दोनों मर गए, बेटी बच गई, बेटी को मिल जाएगा उस केस में, है ना बेटी। तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं 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 तुम्हारे बाप ने इसको नॉमिनी बनाया, भाई बच्ची तो वो उसकी भी है ना। आजकल तो बनाया क्यों उसने नॉमिनी? तो इसलिए बताया जा रहा है कि यार मेरे बाद इसको दे देना। अब जिसमें 5-6 जने हो तो वो 5-6 नॉमिनी लिखवा देगा कि जी इनको दे देना, पर एक मेजर नॉमिनी बताना पड़ेगा ना, उस तरीके से वो सब में बांटेगा भाई, वो है ना, समझ रहे हो। बाकी इससे इसके फीचर क्या है ना, देखो एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको, है ना। तो कल को भैया कल को कोई डिसीज्ड, मान लो उसके घर में पैसा ना हो, वही बंदा कमाता खाता हो, तो थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए बच्चे को। सेविंग कंपोनेंट, कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना वो सेविंग तौर पर भी काम आती है, सेविंग हो जाती है भाई, ये सेविंग ही तो है। मर गए तो ठीक है ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मरे तो क्या, तब तो वापस आएगा ही, सेविंग तो हो गई। लॉन्ग टर्म फायदा देता है बेटा। एक मेन टाइप के आप बात करोगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपने सुना होगा एड में, टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे सिंपल और सबसे अफोर्डेबल टाइप का इंश्योरेंस है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक 10, 20, 30 साल तक का होता है, और इंश्योर्ड पर्सन जो मर गया है इस टर्म के अंदर, नॉमिनी को उसका जो भी सम एश्योर्ड करा गया था कि इतना पैसा देंगे, वो उस इंसान को मिल जाएगा, ठीक है ना। और नो पे आउट इज इफ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव द टर्म, नो पे आउट। मान लो एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी वो बच गया वो, तो फिर तो भैया चल ही रहा, फिर थोड़ा ना पैसा। एग्जाम्पल, अगर आपने 20 साल का टर्म पॉलिसी लिया 50 लाख रुपए का, तो अगर आप मान लो 15 साल बाद मर गए तो आपके 5 साल बच रहे थे, तो नॉमिनी को पूरा 50 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बच गए तो फिर भैया वो पूरा जब तक 20 साल नहीं होंगे तब तक आपको पैसा, ये अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस। कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। दूसरा अपना होता है एंडोमेंट पॉलिसी। ये क्या होती है?
ये पॉलिसी के अंदर आपकी सेविंग एलिमेंट आ जाता है। उसमें आपका एक सेविंग एलिमेंट नहीं आ रहा, जैसे क्या इसके अंदर अलग से क्या आ रहा है, इसमें आपको सम जो है ना एश्योर्ड किया गया है वो आपकी डेथ पे मिलता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस पर्सन को पॉलिसी टर्म में, या फिर अगर इंश्योरेंस पर्सन सरवाइव कर गया पूरी पॉलिसी टर्म में तो उसको एक लमसम अमाउंट में बोनस भी मिलेगा। इसमें ऐसा है कि भाई 20 साल तक तूने इंटरेस्ट कराया, अगर वो एंडोमेंट पॉलिसी है तो तुझे कल को बच भी जाएगा अगर, तो तेरे को बोनस भी मिलेगा। नॉर्मल केस में तो नहीं मिल रहा, सिर्फ उतना ही पैसा मिला जितना है। 20 साल का एंडोमेंट कराया 10 लाख का, 10 लाख पे होगा और 10 लाख जो है ना आपके नॉमिनी को हो जाएगा अगर आप 20 साल के पहले मर गए। लेकिन अगर आप 20 साल से जिंदा रहे तो 10 लाख तो मिलेगा, लेकिन आपको कुछ और बोनस भी मिलेंगे। एक होता है होल लाइफ पॉलिसी, कवरेज होता है यहाँ पे 99 से 100 साल तक का, 99-100 साल तक का LIC है, और उसमें पे किया जाता है नॉमिनी को डेथ ऑफ द इंश्योर्ड जब भी होगी, और ये पॉलिसी में हायर प्रीमियम्स होते हैं एज कंपेयर टू टर्म पॉलिसी, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा समझ लो इसमें हम 99 से 100 साल तक की उम्र में भी वो कराते हैं इंश्योरेंस। मान लो कोई इंसान थोड़ा लेट करा रहा है, इस तरीके से समझ, जैसे फॉर एग्जांपल है, समझ लो एक बार देखो ध्यान सुनना, जैसे मान लो राम ने 30 साल की उम्र में होल लाइफ पॉलिसी कराई, तो पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी और हर महीने 20,000 का प्रीमियम देना था। अब प्रीमियम भरने की अवधि 30 साल है, यानी कि जब तक वो 60 साल का होगा तब। तो दो सिचुएशंस होंगी उसके सामने। अगर राम की मृत्यु 65 साल की उम्र में होती है तो उनके नॉमिनी मान लो जो भी उनकी वाइफ है या उसको 10 लाख और बोनस मिलेगा, अगर बोनस पॉलिसी में है तो। अगर राम 90 साल तक जीता है तो उनकी मृत्यु के बाद 10 लाख प्लस बोनस मिलेगा। मतलब ये पॉलिसी मैच्योरिटी पर जीवित व्यक्ति को पे आउट नहीं देती, पे आउट हमेशा इंश्योर्ड की मृत्यु या उसके बाद मिलता है। मतलब ये इंश्योरेंस ऐसा है जब तक जिंदा हो। इस पॉलिसी का ऐसा है, जैसे मान लो भाई तुमने 30 साल की उम्र में कराया, अभी तुम 30 साल की हो और तुमने कराया होल लाइफ पॉलिसी, अब उसका प्रीमियम पैसा देना आपको 30 साल तक है। 30 साल तक मतलब पैसा तुम कब तक भरोगे, 60 साल। अभी तुम 30 साल हो तो अगले 30 साल मतलब 60 साल की उम्र तक तुम पैसा भरोगे, 30 साल भरोगे मतलब 60 साल की उम्र तक भरोगे। अब मान लो तुम 45 में मर गए या तुम 60 में मर गए, अगर 60 के बाद मरे, अगर बोनस है तो बोनस मिलेगा। तुम 70 में मर गए, मान लो 60 तुम्हारा हो गया, अगर तुम्हारा 60 पूरा हो गया, तुम बोलोगे भैया अब तो मैं पॉलिसी नहीं भरूंगा, तो क्या पैसा वापस मिलेगा? अब नहीं, मरोगे, मौत पे मिलेगा पैसा। मतलब इंसान की जब मौत होगी ना तभी होल लाइफ पॉलिसी पे पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? पैसा कब मिलेगा? जब मौत होगी तभी, वरना नहीं मिलेगा। जो भी पैसा भरा है वो कह रहा है भाई मैं नहीं दूंगा, पहले तुम मर। मनी बैक पॉलिसी, ये याद है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आता है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग से कानून के जरिए बनाया गया था जो अपन पढ़ रहे थे। ये एक टाइप की एंडोमेंट पॉलिसी होती है जहां पर एक परसेंटेज जो होता है ना सम का, वो रेगुलर इंटरवल पे वापस पे किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है पीरियोडिक फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो रिमेनिंग होता है वो मैच्योरिटी डेथ पे मिलता है। मतलब मेरे भाई इसका ऐसा समझ लो, मनी बैक पॉलिसी ऐसी है कि जहां पर आपको ये एंडोमेंट पॉलिसी की तरह ही है, मतलब बोनस की तरह पैसा नहीं मिल रहा था, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा था। तो इस केस में क्या हो रहा है, कुछ परसेंटेज है जो आपको लगातार मिलता रहेगा। मतलब certain percentage of the sum assured is paid out at a regular interval during the policy, और इससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, कुछ पैसा बीच बीच में मिलता रहेगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो डेथ पे मिलेगा। मतलब कंपनी ने डिसाइड करा कि हम आपको एक इंटरवल, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं मैं, मतलब इसमें बीच बीच में आपको थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। जैसे मान लो रामू काका है, 25 साल की उम्र में उन्होंने 30 साल की मनी बैक पॉलिसी ले ली, ठीक है, और सम उन्होंने एश्योर्ड करा 10 लाख रुपए, और प्रीमियम हर साल 50,000 रुपए देंगे। हर साल कितने रुपए? 50,000। मतलब हर साल वो 50,000 रुपए दे रहा है वो बंदा, और 10 लाख रुपए उसे मिलेगा 20 साल बाद। तो अब पे आउट इस तरीके से होंगे, पॉलिसी टर्म्स में ऐसा लिखा है कि जो 5वां साल पूरा हो जाएगा ना, तो हम आपको क्या करेंगे कि आपको ना जो पूरा हमें पैसा कितना देना है आपको, हमें भैया आपको पैसा देना है एश्योर्ड 10 लाख, और आप हर साल 50,000 रुपए देते जा रहे हो।
तो हम आपको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5वें साल के बाद, पहले 5वें साल के बाद 2 लाख रुपए देंगे, यानी कि 20% जितना भी आपने जमा कराया, जितनी भी आपकी 10 लाख की पॉलिसी है ना, उसका 5 साल बाद आपको कुछ पैसा दे देंगे। फिर मान लो 10 साल बाद, अब टोटल पॉलिसी आपकी 30 साल की थी, 25 साल की उम्र में कराई थी, 55 में पूरी होती, और 55 में पूरा पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने मनी बैक पॉलिसी कराई जिसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। तो मान लो 10 साल बाद फिर आपको उसका 20% 2 लाख मिल गया, फिर 15 साल में आपको फिर 2 लाख मिल गया, फिर मान लो 20 साल में आपको फिर जैसे मान लो आपकी से अगर 20 साल की थी, फॉर एग्जाम्पल 20 साल की थी, तो 2 4 6 कितना रह गया, अब 4 लाख, और कोई बोनस होगा तो वो भी मिल जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर इस बीच में आप मर गए तो फिर पूरा है, तो फिर अलग से LIC तो चल ही रहा है, वो तो लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन मेजरली इसका मकसद होता है बीच बीच में आपको रेगुलर इंटरवल में आपको पैसा मिलता रहे। समझ पा रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत है तो बोलो। बाकी फिर एक और होती है, इतनी ठीक है, इसको रहने दो इतना। बाकी नॉन लाइफ ये कुछ 3-4 टाइप की है बेटा, ठीक है। एक टर्म लाइफ समझ लो, एंडोमेंट, होल लाइफ पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी, ठीक है। बाकी जनरल इंश्योरेंस से बात करते हैं, मतलब ऐसे इंश्योरेंस जो अपने नॉन लाइफ इंश्योरेंस है मेरे भाइयों, ऐसे इंश्योरेंस जिसमें आप अपनी असेट्स कवर कर रहे हो, ह्यूमन लाइफ में आप अपना बचाना चाहते हो अपनी असेट्स को। एक सेकेंड में, ये आपको प्रोटेक्शन देता है लॉस के अगेंस्ट। अगर आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई भी डैमेज हो जाए, या कोई भी प्रॉपर्टी का लॉस, या कोई भी आपकी जो लायबिलिटी बनेगी ना, कर्जा बनेगा कल को, उसके अगेंस्ट जो भी आपको प्रोटेक्शन है ये देगा। भाई नुकसान हो गया, भरना पड़ रहा है, कुछ भी है, कोई माल चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी, तो ये उस टाइप के इंश्योरेंस है जो आपका असेट्स का लॉस हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी को कवर करने में पैसा देंगे। ये पॉलिसी यूजुअली 1 साल के लिए होती है और ये रिन्यू होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना, जैसे समझ रहे हो। इसमें फीचर क्या है, इसमें आपकी असेट्स की प्रोटेक्शन होती है और आपका नुकसान कवर किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना मेरे भाइयों। अब जरा हम पढ़ते पढ़ते ये कहें कि जो हमारे जनरल इंश्योरेंस हैं उसके टाइप, भैया जनरल इंश्योरेंस किस टाइप, जैसे लाइफ इंश्योरेंस तो सारे लाइफ के ऊपर थे। पहला कौन सा था? टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा एंडोमेंट, तीसरा एक मनी बैक था, और एक होल लाइफ, है ना, मतलब जितनी उम्र में मरोगे तभी देंगे, और मनी बैक में बीच बीच में पैसा देते रहेंगे, और एंडोमेंट में बोनस देंगे, और टर्म लाइफ से बेसिक सिंपल जितना है उतना। मेरे भाई सबसे पहले मोटर इंश्योरेंस, ये आपकी गाड़ियों पे आता है और आपका सारा गाड़ी से रिलेटेड, मोटरसाइकिल, ट्रक, इनसे रिलेटेड। ये एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस है, मतलब आपकी जो लीगल लायबिलिटी है, जैसे इंजरी या डेथ हो जाए थर्ड पार्टी को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है आपकी व्हीकल से, वो भी दिस इज कंपल्सरी, वो भी जरूरी है। मतलब ये तीसरी पार्टी का कोई नुकसान बने, आपने जो कर दिया हो, वो इंश्योरेंस भी आप करा सकते हो कि भैया उसका नुकसान हो गया, बोले कोई बात नहीं भाई, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, डोंट वरी, मुझे मार मत। चढ़ जाता ना तेरी ये वो तो है। कंप्रीहेंसिव, अब ये इसी के अंदर आ रहा है, जैसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, क्या आपने इंश्योरेंस ही थर्ड में कि भैया मेरे को डायरेक्ट को मैं रास्ते में मारवा ना दे, मेरे को चांटा चूटा पकड़ के ना, मैं तो बोलूं मैं इंश्योरेंस करा था, डोंट वरी। और एक कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, पता है ये ना, मेरे को लगता है ये मैंडेटरी करना चाहिए जिस इंसान के पास गाड़ी हो। तो देखो पॉइंट क्या है ना, अपने इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं। अब देखो जनरली जो भी इंसान गाड़ी चला रहा है तो वो ठीक ठाक हिस्सा तो भर ही लेता होगा, जब तक कि वो कोई कार कैब वैब जिसने किराए पे अपनी गाड़ी लेके चला रहा हो, ड्राइवर वो तो अलग चीज है, लेकिन जो कार ओनर है उसको अपना इंश्योरेंस ऐसे कराना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, इससे जिस गरीब को अगर टक्कर लगे उसका ही भला हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग मार के छूटते भाग जाते हैं, अफसोस उन्हें भी रहता है, पर क्या करें, और दुनिया भी चिपट जाती है भाई। वो चिपटते इसलिए कि लोग भागते हैं ना, ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इसको आगे चलते। कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस, इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी और डैमेज जो आपको खुद को भी हुआ है वो सब कवर होगा। मान लो आज चोरी हो गई, आग लग गई, नेचुरल क्लेमिटी गाड़ी के ऊपर हो गई, तो गाड़ी वाले 2 इंश्योरेंस है, एक से थर्ड पार्टी को जो नुकसान हुआ वो झेलो, या फिर एक भैया, समझ रहे हो मेरे भाई, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। बेटा हेल्थ इंश्योरेंस ये पॉलिसी कवर करती है आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस, जो भी आपके इलनेस या एक्सीडेंट से अगर कोई हो गए हो तो आपके नुकसान। इसके अंदर आपका जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, डॉक्टर फीस या मेडिकेशन, समटाइम कभी कोई प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, वो सभी पहले खर्च हो गए, बाद में खर्च। फायदे क्या है इससे, आपका जो बड़े बड़े मेडिकल बिल्स आते हैं ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। पॉइंट पता है क्या होता है इसमें भी है, चलो एक्सीडेंट हो जाए तो बढ़िया है, करा रखा होता है, लेकिन इसकी भी एक जनरली इंसान लिमिट कराता है 2-2.5 लाख,
तो जब वो अस्पताल में जाता है तो अस्पताल वाले जबरदस्ती खर्चा बना देते हैं 3-3.5 लाख का, ताकि 1-1.5 लाख तो बंदे को अपनी जेब से भरना ही पड़े। समझ रहे हो? मेरे मौसा थे, उनको ऑपरेशन कराना था, तो इंश्योरेंस भी करा रखा था और वैसे किसी और तरीके से भी कराया था। तो इंश्योरेंस करा रखा था, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम करवाते ना तो वो 3-3.5-4 लाख का बताते और क्लेम 2 लाख का ही हो रहा है। तो एडिशनल खर्चा, वो तो उनको देखो पैसा बनाना है, वो तो रुकवा के बना लेते, तो वो बहुत से लोगों को बेनिफिशियल नहीं लगता। लेकिन स्टिल छोटे मोटे चीजों के लिए भाई ये बढ़िया है। फायर इंश्योरेंस, ये आपको कोई भी लॉस या डैमेज हो जाए आपकी प्रॉपर्टी, जिसमें आग लग जाए या लाइटनिंग बिजली कड़क जाए तो, या कोई एक्सप्लोजन हो जाए बम पटाखे, इसके अंदर बाकी और कोई पेरिल्स जो नेचुरल क्लेमिटी पड़ी थी ऊपर, पेरिल्स बाढ़ वाड़ आ जाए, इन सबसे कुछ हो जाए, इसके अंदर आपकी बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या जो भी आपका माल है उस सब की सिक्योरिटी है। समझ रहे हो? मरीन इंश्योरेंस बेटा आगे जाके हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हल इंश्योरेंस, हल या फिर कार्गो या फ्रेट इंश्योरेंस आते हैं। ये ऐसे रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय सी, एयर और लैंड के थ्रू। समझ लो, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। पानी का इंश्योरेंस, समुद्री जहाज पे सामान लेके जा रहे हो, उन सब का इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेटा जनरली ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें आपका फिजिकल लॉस हो जाता है आपकी कोई प्रॉपर्टी का, होम इंश्योरेंस मिल जाता है। मान लो जो आपका हाउस है उसके अंदर कोई भी रिस्क हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वो होम इंश्योरेंस हो गया। या कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसमें बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है कि मेरा बिजनेस है और ये वाली प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस। और भी बेटा ट्रैवल इंश्योरेंस भी होते हैं, आप कभी भी ट्रेन टिकट बुक करो तो 1-1, 2-2 रुपए का इंश्योरेंस आ जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस आ जाता है, जहां पे आपकी सारी लीगल लाइबिलिटी है, प्रोफेशनल नेग्लिजिबेंस या कोई प्रोडक्ट का डिफेक्ट हो जाए तो उस केस में आपको इसका इंश्योरेंस मिलेगा। क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है बेटा, क्रॉप फेल हो गई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। लेकिन बेटा ये यूं मत सोचना कि करा रखे तो बड़े आसान है, सही है, ये करा लो वो करा लो, भाई पैसा भी भरना पड़ता है और इतनी जल्दी क्लेम नहीं होते ये। बिल्कुल जिस चीज पे वो जेन्युइन रीजन होना चाहिए, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी वाला यही चाहेगा कि वो अपनी जेब से पैसा ना भरे। बाकी अब बेटा अच्छे से पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी 2 टाइप की होंगी, एक पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल रही होगी। अब आप बोलोगे भैया ये लाइफ इंश्योरेंस तो आपने ये बताया था ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में आया था। बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक संस्था है, जिस संस्था कानून के तहत बनी है, जो सारा LIC का काम संभालेगी, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर आ जाते हैं। सरकारी सेक्टर और जो प्राइवेट कंपनी है उन पर भी सरकार देखेगी कि हाँ सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो फॉलो करेंगे जो उस तरीके से बना रखी है। चलो खैर, ये कंपनी सरकार के द्वारा बनाई गई है और ये एस्टैब्लिश करी गई है कि ये जो भी लाइफ इंश्योरेंस है एक्सेस या प्रमोट करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेशन के टूवर्ड्स, उसको ध्यान रखना। इसका बेस्ट एग्जांपल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की संस्था है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, और ये आज के टाइम पे भी डोमिनेंस कर रखती है। अपना वाइड रेंज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये आपको अवेलेबल कराती है। क्या कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी है? बिल्कुल। अब ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस आ गया बेटा, ICICI लाइफ इंश्योरेंस आ गया, ठीक है ना, या SBI लाइफ इंश्योरेंस आ गया, ये सब प्राइवेट है बेटा। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब प्राइवेट है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। द इंश्योरेंस सेक्टर इज डायनामिक, और इसकी लिस्ट जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है बेटा। बाकी जनरल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की लिस्ट कंपनियों की बात खत्म हो गई बेटा। जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्रोटेक्शन मिलती है आपको, जो भी आपके रिस्क हैं आपकी हेल्थ को लेकर, है ना, मोटर व्हीकल, ट्रैवल, इन सब को लेकर। अब इसमें कौन कौन सी सरकार की कंपनी है बेटा? तो इंडिया न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बेटा सरकारी है, ध्यान रखना, ठीक है। ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसके अंदर कहता है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, NECGC लिमिटेड है, ये भी पब्लिक सेक्टर है, लेकिन इनका फोकस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही होता है, ठीक है ना। बाकी प्राइवेट की बात करें तो बेटा ये प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई गई है। HDFC, फिर वो बैंक वाले आ जाएंगे, बजाज, गो डिजिटल, रिलायंस, ठीक है ना, चोलामंडलम, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, मैग्मा, HDI, इस तरीके से बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना, जो भी इंश्योरेंस सिद्धांत, जो तुम्हारे टीचर की तो तुम बात कर रहे थे ना कि 5-6 सिद्धांत होते हैं इसके, वो ये प्रिंसिपल्स हैं।
मतलब भैया जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज पढ़ो तो आप इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ बेसिक बातें जान कर रखो, जो एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन आपको इस चीज का रिस्पेक्ट और फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रिंसिपल बेटा ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, और आते ही बोलेगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल का या तो हानि हो रहा है या कौन सा प्रिंसिपल फोकस किया गया। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ ये क्या सिद्धांत है आपका? ये सबसे मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। इसका मतलब जो भी इंश्योरर और इंश्योर्ड है उन्हें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे सारे फैक्ट जो रेलेवेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी से, ऑनेस्टली। ठीक है ना, कंप्लीटली एक मटेरियल फैक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन का जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंश्योरर के डिसीजन को या एक्सेप्ट कर रहा है वो उसकी कंडीशंस को, लाइक अ प्रीमियम दे ऑफर। मतलब मेरे भाई आप गुड फेथ समझते हो, आप इंश्योरेंस कराओ और कोई इंश्योरेंस करे तो उन दोनों के मन में अटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए। यार समझ रहे हो, यार ये मैं इसका फ्रॉड नहीं चाहूंगा या मैं इसको तो लूट लूंगा, एक बार इंश्योरेंस करा लेता हूं, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। तो इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड सारी इंफॉर्मेशन अपने बारे में। इंश्योर्ड कौन लोग हैं? आप लोग या इंश्योरर? आप लोग इंश्योर्ड है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हेल्थ, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें जो भी एप्लीकेंट है उसको सारी मेडिकल कंडीशन आज से पहले बतानी है। अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको डिक्लेयर करना है कि मेरा बिजनेस किस नेचर का है, क्या मैं मटेरियल वहां रखता हूँ, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस में लेता हूँ, ताकि आप अपनी सारी अटमोस्ट गुड फेथ रख सको। मान लो कोई इंश्योरेंस करने आ रहा है और आपके ऊपर बोली लगी आपको 5 दिनों को मारने वाला है और आप 2 दिन पहले इंश्योरेंस करा के बैठे हो ताकि पता है आपको, आप तो हो जाओगे जो भी होगा। समझ रहे हो। तो ये वाला। और इंश्योरर के लिए कि इंश्योरेंस को भाई अच्छी फेथ रखनी है, उसको अच्छे से टर्म्स और कंडीशन सारी समझानी है उस बंदे को, ताकि कोई चीज ऐसी हो जो ऐसी ना रह जाए कि भैया मैंने तो ये बताई नहीं थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा टूटने का? ब्रीच मतलब टूटना। अगर इंश्योर्ड ने तोड़ दिया ये प्रिंसिपल विद होल्डिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग मटेरियल फैक्ट, मतलब इंश्योर्ड मैं हूं और मैं कोई बात छुपा ली इंश्योरेंस से, पॉलिसी इंश्योरर से, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं एक तरीके से, और कल को मेरा इंश्योरेंस क्लेम गलत हो सकता है। मेरा पूरा पैसा जो मैंने भरा वो तो गया और मिलेगा भी नहीं। और इंश्योरर के पास पूरा राइट है कि वो उस पॉलिसी को वॉइड कर दे। भैया ये ट्रीटमेंट तो ये जो सिचुएशन है कि ये तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, ये क्लेम आज कैसे होगा। समझ रहे हो। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, है ना, मतलब यू कैन नॉट टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन योर नेबर हाउस। पड़ोसी के घर से घर के लिए आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस थोड़ा झेलोगे अगर उसमें आग लग गई तो है, तो आप थोड़ा लोगे उसका इंश्योरेंस। आपको कुछ पड़ा क्या वहां पे? मीनिंग ये प्रिंसिपल बताता है कि इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस सब्जेक्ट में जो मैटर ऑफ द इंश्योरेंस है, मतलब दिस मीन्स जो इंश्योर्ड है हम लोग, हमें एक डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए अगर कोई भी इवेंट हुआ। ऐसा ना हो कि हमें तो कुछ, सीधे शब्दों में इंश्योर्ड को बेनिफिट होगा फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड सफर लॉस इफ इट डैमेज्ड और लॉस्ट। कोई चीज खोई है, लॉस है, तो उसको फायदा होगा ना उस चीज से, कल को इंश्योरेंस क्लेम करेगा तो इसीलिए उस बंदे को उसका प्रॉपर डायरेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। ये कब एग्जिस्ट होगा? लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ पॉलिसी टेकन आउट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होगा? जब वो पॉलिसी ली जा रही है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अपनी खुद की लाइफ का, तो स्पाउस जो होगी उसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा उसके स्पाउस का लाइफ का। और क्रेडिटर में हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ डेटर अप टू द अमाउंट ऑफ डेब्ट। मतलब एक बीवी है, उसने इंश्योरेबल इंटरेस्ट ले रखा है इन देयर स्पाउस लाइफ, अपनी खुद की लाइफ का बीवी ने ले रखा है। ठीक है ना। तो जायज बात है कि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट है उसको, समझ लो, ये क्रेडिटर है, उसने इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया इन अ लाइफ ऑफ डेटर की लाइफ पे लिया कि कितना कर्जा होगा उस तक का मैं इंश्योरेंस लूंगा। समझ लो इस तरीके से। तो कहने का मतलब है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं इसका एक आध एग्जांपल बताता हूँ जहां ये कहीं ब्रीच हुआ हो। तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से।
जब कभी हम इंश्योरेंस करते हैं तो हम उसके पास कोई भी चीज या फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना होनी चाहिए। और मेरे पास मैंने किसी चीज का इंश्योरेंस करा रखा है और वो चीज कभी चोरी नहीं हो सकती, कुछ हो ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ऐसे हर चीज का होता है। पर मान लो मैंने इंश्योरेंस कराया है तो भाई मुझे उस चीज का डर भी तो होना चाहिए कि वो चीज चोरी हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है, वो होना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी इंश्योर्ड, जो जैसे मान लो आदमी की प्रॉपर्टी, व्हीकल, तो प्रॉपर्टी का कराया तो प्रॉपर्टी का डर होना चाहिए लॉस होने का, व्हीकल का डर होना चाहिए लॉस होने का। तो इन सब के लॉस होने पर उसको नुकसान होना चाहिए, एक्चुअल नुकसान होना चाहिए। एग्जांपल जैसे मान लो लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। राम है, अपनी खुद की लाइफ पर उसने इंश्योरेंस करा सकता है, और क्योंकि उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? पैसा कौन कमा के देगा राम की फैमिली में? राम अपनी पत्नी और बच्चों पे भी इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद, उन बच्चों की डेथ या उनके बाद उसको फाइनेंशियल लॉस हो, खाना कौन बना मतलब ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं, पर हाँ पैसा वाला भी चीज मैटर करता है। लेकिन राम अपने दोस्त की लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा सकता, समझ रहे हो? क्योंकि उसकी दोस्त की डेथ से उसका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, लीगली तो कोई दोस्त नहीं। हाँ दुख तो पहुंचेगा भाई, सेंटिमेंट हर्ट होंगे। फायर इंश्योरेंस में क्या सीन है? जैसे मान लो अगर मोहन का अपना घर है तो घर का फायर इंश्योरेंस करा सकता है। अगर मोहन एक किराएदार है तो केवल वह अपने घर में रखी चीज जैसे फर्नीचर, गुड्स, इनका इंश्योरेंस करा सकता है, पूरे बिल्डिंग का नहीं करा सकता। समझ पा रहे हो? अगर मरीन इंश्योरेंस है, चलो मरीन इंश्योरेंस छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज है जिसका खराब होने पर तुम्हें नुकसान झेलना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा, समझ रहे हो, इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है, यानी कि आप जब अपना इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस का इंटरेस्ट हो कि भैया ये चीज मेरी नुकसान हो सकती है, मुझे इसका डर है और इस चीज पे इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योर्ड शुड गेट अ इंश्योरेंस ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। If he founds that ki I do not have actually financial loss, if that thing will loss in future, so I cannot take a insurance on that thing. Okay? इसके बाद मेरे भाइयों प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी आता है। ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है प्राइमरली टू जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है ये। जनरल मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाले पे नहीं। इसका मतलब, इसका जो पर्पज है वो ये है कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है इंसान की जो पहले थी लॉस से पहले, उसमें उसको वापस लाना, रिस्टोर करना। मतलब आपको कोई संपत्ति है, किसी चीज का नुकसान हुआ तो कोशिश करना वो नुकसान आपका झेलने का, वापस करना। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपका हाउस वर्थ है 50 लाख, वो आग लग गई उसमें और कॉस्ट ऑफ रिपेयर 10 लाख है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख का देगी। इसका मतलब सम अश्योर्ड करा वो एटलीस्ट 10 लाख करा, और आपको वो 50 लाख नहीं देगी लॉस के लिए, वो कितना देगी? 10 लाख। क्योंकि अगर 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो इंडेमिनिटी का प्रिंसिपल ये है। ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या है? LIC और पर्सनल एक्सीडेंट में ये चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसमें फिक्स्ड अमाउंट डेथ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप मान लो आप 15 आज 35 साल के हो, आप कोई इंसान 35 साल का और उसने अगले 20 साल यानी कि 55 साल की उम्र तक का इंश्योरेंस कराया और वो 40 साल में मर गया कोई इंसान, तो उसको LIC कंपनी अगले 15 साल तक का भी वो पैसा चुकाता, उसका भी उसको बीमा का पूरा एश्योर्ड अमाउंट देगी कि भैया हमें 55 साल में देना था, वो अब हम तुम्हें 40 साल में दे देंगे। ठीक है बेटा। बाकी प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, मतलब ये प्रिंसिपल क्लोजली रिलेट करता है टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, मतलब ये इसी से रिलेट करता है इंडेमिनिटी से। ठीक है ना। और अप्लाई करता है मेनली जनरल इंश्योरेंस पे ही। ठीक है ना। और इसका मतलब है कि इंश्योरर जो है ना उसको कंपनसेट करना है इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड मतलब जो इंसान अपना इंश्योरेंस, और इंश्योरर जो अपना इंश्योरेंस कर रहा है, तो वो इंसान जो भी है वो इंडेमिफाई मतलब कंपनसेट देगा किसको? इंश्योर्ड को, जो भी लॉस हुआ है। और इंश्योरर स्टेप करेगा into the shoes of the insured and acquire all the rights that he had insured had against and the third party responsible for the loss। अब ध्यान समझना, मजा आएगा इसमें। क्या सपोज अगर आपकी कार डैमेज हो गई, कंट्रोल जो भी एक्सीडेंट हुआ उसमें, तो किसी और ड्राइवर की वजह से हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपके डैमेज तो दे दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा अधिकार है कि वो स्यू कर सके नेग्लिजेंट ड्राइवर और देयर इश्यूअर टू रिकवर द अमाउंट दैट पेड टू यू। मतलब इसे मान लो, इसको ऐसे समझो, आपका इंश्योरेंस हो रखा है, आपने इंश्योरेंस कराया, गाड़ी थी आपकी, पूरी आग लगी, नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी देखा, बोला हाँ ठीक है इतना इतना पैसा देंगे, दे दिया। तो आपने सोचा कि ये तो भंगार यहीं पड़ा है, इसको मैं जाके कबाड़ में बेच देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता।
उसने जैसे ही आपको वो इंश्योरेंस पे करेगी, अब वो प्रॉपर्टी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की। अब वो उससे कुछ भी करे। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा वो सही बात है फोन चोरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी उसका पूरा रिपेमेंट कर देगी आपको जितना भी अमाउंट है। उसके बाद अगर इन फ्यूचर अगर वो फोन मिल जाता है, यू हैव नो राइट ओवर दैट, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, सबरोगेट। तो एक बार एक और देखो, कोई और एक एग्जांपल हो, समझ में आ गया ना? वैसे जैसे मान लो इंश्योरेंस कराया, जैसे मैंने आपको बताया, तो ए ने बी से अपना इंश्योरेंस कराया, ए ने इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस कंपनी से। अब ए की गाड़ी ठुक गई बी से, तो ए बी से नहीं लड़ेगा, एक भाई मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, तुझे इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी, ठीक है ना। अब ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ऐसा बैठ के घर चला जाए, जायज बात है उसको लपेटेगा पकड़ेगा, ये मॉरल ड्यूटीज तो होनी चाहिए ना। अदरवाइज ये एटमोस्ट गुड फेथ नहीं है कि आप एक तरीके से आप लोग कह रहे हो नहीं नहीं इंश्योरेंस कंपनी लड़ेगी, भाई तू जा, तू घर जा, ऐसा नहीं है ना। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, इंश्योरेंस कंपनी पहले आपको इंश्योरेंस तो दे देगी, फिर उस बंदे को लपेटेगी, भाई तूने नुकसान करा, पैसा दे, समझ रहे हो। या फिर फायर इंश्योरेंस का बताऊं, एक शॉपकीपर ने अपनी फायर इंश्योरेंस का सिक्योर करा रखा है, कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से शॉप में आग लग गई, मतलब उस बंदे ने ध्यान नहीं दिया, अब लग गई आग, तो 10 लाख का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 10 लाख दिया। अब वो कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट केस करवाएगी, जो भी बंदा है जिसने भी, समझ रहे हो, जिस वजह से मतलब जिस बंदे की वजह से वो नुकसान हुआ, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो पहले तो आपको क्लेम मिल जाएगा, फिर वो उसको लपेटेगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, समझ रहे हो। इस तरीके से मतलब इंश्योर्ड को पैसा देकर उसके सारे लीगल राइट अपने हाथ में ले लेती है। इंश्योरेंस दे दिया तो अब आराम से बैठ, अब मैं संभालूंगा, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आपके दो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी आपके घर पे, एक इंश्योरेंस आपने 30 लाख का कराया जो आपका कवरेज करेगी 60 लाख, तो और आपका जो हाउस है उसने एक 20 लाख का लॉस झेला, तो आप 20 लाख रुपए क्लेम करोगे। अच्छा समझ लो इसको, ऐसे समझ लो, मैं ऐसे समझाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, कभी कभी एक इंसान ना एक घर पे 2 इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी ए ने कहा आपके घर की कीमत 60 लाख रुपए है, हम इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम नुकसान 30 लाख झेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं झेलेंगे। और फिर आपने एक और इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बी के पास, आपने कहा मुझे घर का इंश्योरेंस है, उन्होंने कहा आपका 60 लाख का घर है, हम इस पे आपको इंश्योरेंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 लाख देंगे, मैक्सिमम 15 लाख देंगे, या फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख देंगे। अब हो गया बंदे का नुकसान, घर में आग लगी, उसने सोचा 30 इससे लूंगा, 10 इससे लूंगा, 40 का पैसा आ जाएगा, मजे मजे। ऐसा नहीं होगा, दोनों इंश्योरेंस कंपनी आपस में सेटलमेंट करेगी, जिसने जितना बोला था उसके हिसाब से। वो 30 लाख का था, एक कंपनी ने बोला कि मैं आपको 30 लाख का दे सकता हूँ, नुकसान भरूंगा, बी कंपनी ने कहा मैं आपको 10 लाख भरूंगा, तो इसका मतलब 40 लाख का नहीं मिलेगा पैसा आपको। मान लो घर में जितना भी नुकसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल घर में नुकसान 20 लाख का ही हुआ, तो अपनी रेशो बनाएंगे, 30 और 10 की रेशो क्या बनेगी, 3:1। 20 लाख का अगर नुकसान हुआ, या 15 का, 20 का मान लो, 20 का नुकसान हुआ, तो 15 और 5 लाख भर देंगे। मतलब ये नहीं है वो सारा भरेंगे, जितना भी नुकसान हुआ वो बराबर बराबर रेशो में भरेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे 2 फायर इंश्योरेंस थे, दोनों ही 30 लाख के थे, 60 लाख का कवरेज हो गया, इसका मतलब आपके घर को 20 लाख का नुकसान हुआ तो आप 20 लाख ही लोगे, तो इसका मतलब ऐसे समझ लो, आपने फॉर एग्जांपल इसी केस को समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपका घर जो है ना वो पता नहीं कितने का है, मान लो जितने का, आपने इंश्योरेंस एक कंपनी से 30 लाख का लिया, दूसरी से भी 30 लाख का लिया, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी पूरी हो गई, आपका आग लगी, घर में 30 लाख का नुकसान हो गया। अब 30 का नुकसान हुआ तो दोनों कंपनियां ही बोली भाई हम दोनों तो बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रखा है, तेरा 30 का 15 मैं दूंगा, 15 मैं दूंगा। वो कह रहा नहीं 60 दो भाई, बोले नहीं तेरा खर्चा 30 का हुआ है ना, कह रहा हाँ तो 30 तुम दो, बोले ना ना ना। या फिर मान लो फॉर एग्जांपल नुकसान 20 का हो जाए, तो वो कह रहा है कि तुम 20 दो और तुम भी 20 दो, और जब नुकसान 20 का हुआ तो 20 लाख एक्स्ट्रा नहीं आ गया उसको, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला बेटा शाना मत बन, ठीक है,
तेरा एक्चुअल लॉस 20 हुआ है, हम इसको बराबर देंगे। अब नुकसान हुआ, मान लो इसने 10 भरा, 30 भर सकता था ये, इसने 20 नहीं भरा और इसने भी 20 नहीं भरा, वो खत्म, भूल जाओ, अब खत्म भाई, ठीक है ना। और उस इंसान ने कौन सा 30 भरे होंगे पूरे, कोई इंश्योरेंस पे 30 लाख का थोड़ा ना भर सकता है। ये तो वो बस ऐसे करते हैं कि हम इतने रुपए आप मुझे भर दो, 2000 रुपए। अब आप कभी नॉर्मली फोन पे इंश्योरेंस लेते हो, आपका फोन 20-25 हजार का होता है, लेकिन इंश्योरेंस तो 2 से 5 हजार का ही होता है पूरे साल भर का। और अगर वो नुकसान हो जाए तब वो आपको पूरा 20-15 हजार के आसपास का रिवॉर्ड देते हैं, है ना, क्लेम देते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो वो पूरा थोड़ा ना लेते हैं आपसे इतना पैसा ही, ये तो फायदे हो गए आपके, समझ रहे हो। आओ, क्लियर है मेरे भाइयों। ये हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो दिक्कत मेरे भाइयों, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल अपना इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्ड है वो कोई भी प्रॉफिट ना कमा ले लॉस होने से। जैसे वो 20,000 का लोग 20 लाख का वो अलग से फायदा ना कमा ले। अगला मेरे भाइयों, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, ठीक है ना। अगर आपका घर में आग लग गई तो यू शुड टेक रीजनेबल स्टेप टू एक्सटिंग्विश द फायर और प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। मतलब ये नहीं कि घर में आग लगी, अरे आग लगी अब तो इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा ना हो भाई। आपको पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम नुकसान हो, ठीक है ना। और ये वाला क्या कह रहा है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब पता है क्या है मिटिगेशन, मतलब कम करना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ यू आर सीइंग दैट यू आर गेटिंग लॉस इन समथिंग या देयर इज समथिंग दैट मेक्स यू लॉस्ट ऑफ समथिंग, तो यू हैव टू ट्राई कि यार ये कम से कम हो। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, मैं तो पूरा ले लूंगा इंश्योरेंस कंपनी से। वो आएंगी बोलेंगे तुम क्या कर, कि मैं पकोड़े खाने गया था, घर में आग लग रही थी और मैं पकोड़े खाने गया था। आपने गोदाम का अपना इंश्योरेंस करा दिया और गोदाम में आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आग लग रही है, प्रॉब्लम हो गई। या फिर आप अपने चोरी का इंश्योरेंस करा चुके, दरवाजा खोल के जाते रोज रात को, तो चोरी तो होगी, जायज बात है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, बोलेगी भाई तूने तो जानबूझ के चोरी करवा दी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ये ब्रेक नहीं करने भाई, ठीक है। तो मेरे भाइयों प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेना। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना अपने, उसके टाइप पढ़ते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं ये वाला। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब ये भैया अपने जो बेसिक टाइप के हैं, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है वेयर इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग for which you have taken insurance and for that amount you can claim your insurance. Suppose you have purchased a mobile or maybe you are taking insurance of fire insurance or theft insurance, that you are scared of something that it cannot be, like it should not be theft, your maybe your precious thing, your maybe your go down. So in that case you just take the insurance for that कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन या मेरे को एक फाइनेंशियल असेट्स का इंश्योरेंस लेना है। द इंश्योरेंस कंपनी विल कम एंड इट विल ऑफर यू कि सपोज दिस इज द मोबाइल विच वर्थ ₹18,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी विल आस्क यू कि ओके यू हैव टू पे मी ₹2,000 फॉर 1 year and there are 5 conditions. If these condition happens to you, I will give you an insurance claim. Maybe some damaged parts, maybe some parts which you have broken. डिस्प्ले जान पूछ के तोड़ोगे, ये चीजें जनरली क्लेम नहीं करती इंश्योरेंस कंपनियां। तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 ऐसे कंडीशन देगी, बोलेगी अगर ये चीजें हुई इन दिस 1 year then will pay you whatever the amount you lost in your that incident. So if you had any accident of that particular thing, the insurance company will come and claim your all losses. It will claim your all losses. But in that situation, if you hadn't any loss of your assets, then this after a particular time, after a particular specific time period, this insurance contract will end up. And if you want to renew it, then you will have to again pay the same amount. Otherwise, it is just like that. If this thing happens to you, if this loss happens to you, in that case you have to pay, the insurance company will pay a specific amount to you. So this is a contract of indemnity. But in case of insurance, life insurance contract, it's like that. If you have taken an insurance for next 20 years
you have to pay a specific premium amount every month or maybe in every year, and if you die early before the contract, like before a specific time period, will pay the agreed amount, assured amount which you have agreed on, that we will pay that amount on your death. Otherwise, if you hadn't died in that particular time, so after the specific time, we'll give you all that money which we have collected you from each and every year before. But in that case, you can say that the amount is not lost. It will receive, will be receivable to you after the contract expire. But in case of contract of indemnity, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा अगर आपका कोई नुकसान हुआ ही नहीं. नुकसान होगा तो मिलेगा, नुकसान हुआ ही नहीं, नहीं मिलेगा. समझ रहे हो मेरे भाई? बाकी डिफरेंस पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है? मतलब इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी होती है, लेकिन इसमें इंडेमिनिटी नहीं होती. मतलब अगर लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा, इसमें थोड़ा ना ऐसा है. पर्पस क्या है इसमें? तो अगर लॉस होगा तो उसको रिस्टोर करने के लिए, और इसमें भाई आपका सिक्योरिटी है आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को. पे आउट क्या है इसमें? एक्चुअल लॉस जो भी होता है उतना पे किया जाता है, उसमें तो जितना डिसाइडेड है वो पैसा देना पड़ेगा. प्रॉफिटेबिलिटी, इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको, क्योंकि आपका लॉस होगा तभी आपको पैसा मिलेगा. लेकिन इस केस में तो भैया आपको अच्छा खासा पैसा ज्यादा भी मिल सकता है ना? तो इंश्योर्ड जो है ना उसको लॉस हो सकता है, जो आपको लोन दे रहा है उसको पड़ सकता है ना नुकसान. इंश्योर्ड, अच्छा इंश्योर्ड और नॉमिनी जो है ना वो एक प्री एग्रीड सम ले रहा है विच में एक्सीड लॉस. अगर प्री एग्रीड सम है, पहले से डिसाइडेड सम ले रहा है तो लॉस हो सकता है उसको. बाकी सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो प्रॉपर्टी एसेट्स इन सब चीज बात है, इसमें जिंदगी के ऊपर आता है. इसके अंदर फायर, मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे भाइयों. इसके अंदर अपना इंडोमेंट और होल पॉलिसी, ठीक है बेटा. एक टॉपिक होता है री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस. री इंश्योरेंस क्या है? तो भैया री इंश्योरेंस मतलब अब इसमें आप सोचना, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये भी खतरनाक है इसलिए ध्यान समझना. इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ट्रांसफर करती है अपना वजन किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी पे. इसी को इंश्योरर कहते हैं, री इंश्योरर. मतलब जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है ए है और एक एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है. ए वाला बोला भाई इंश्योरेंस कर दो मेरा, कितने का? 50 लाख. बोला ठीक है. इसको लगा डर कि यार नुकसान हो गया, 50 लाख देना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो सकता है. इसने इसी अमाउंट को उठाया, किसी XYZ कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया. कल को लॉस होगा तो ये इससे नहीं कराएगी, प्रॉपर पूरा नहीं देगा, ये इससे थोड़ा कम अमाउंट के, जितने का इसको डर लग रहा है ये इतने का इससे इंश्योरेंस करा लेगी. यार ऐसा ऐसा सीन है भाई, मेरा ये इंश्योरेंस होने का डर लग रहा है तो मैं तुमसे ये इंश्योरेंस करा, तो अगर इसका लॉस हुआ तो ये मुझसे मांगेगा. मैं यूं नहीं कहूंगा कि इससे मांग लो, नहीं, मैं फिर तुमसे मांगूंगा, क्योंकि ये इसका लॉस होना मतलब हमारा लॉस होना, फिर तुम मुझे थोड़ा अमाउंट देना, हम सारा मिलके इसको जितना भी है पेमेंट. लेकिन इससे जितना भी एग्रीड होगा वो इसी को देना पड़ेगा. इसका अपना एक अलग एग्रीमेंट बनेगा. मान लो ये इससे जैसे 50 लाख नहीं भर पा रही है, इससे 20 लाख का करवा रही है, 10 का करा रही है, 30 का करा रही है, कुछ भी है वो अलग है, तो वो एक रेट होता है. देखो इंश्योरेंस कंपनियां फायदा तो कमाती है ना, ज्यादातर इंडेमिनिटी वाले से कमाती है, इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ लॉस होने पे पैसा मिलेगा, और उसमें ज्यादातर केसेस में लॉस नहीं होता तो बच जाते हैं. री इंश्योरेंस का कोई बेटर एग्जांपल देख लेते हैं. समझ में आ गया ना? बाकी री इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस कंपनी अपना फिर से री इंश्योरेंस कराए, चले यार. जैसे मान लो फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं. मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक फैक्ट्री को 100 करोड़ रुपए का फायर इंश्योरेंस दिया. एक कंपनी है एबीसी, इसने 100 करोड़ का क्या करा? इंश्योरेंस दिया. अगर कभी फैक्ट्री में फायर आई तो पूरा 100 करोड़ देना एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल काम, रिस्की है. इसलिए उसने क्या करा, मान लो फॉर एग्जांपल 60 करोड़ का एक इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस से, मतलब एक और कोई इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कराती है, XYZ के पास गई. एबीसी बोले और भाई साहब, XYZ ने बोला आओ चाय नाश्ता पिलाता हूँ, आओ खाओ पियो. बोले कि क्यों आना हुआ? बोले कि ये हमने ना 100 करोड़ का कर लिया, लेकिन हमें इतने का नुकसान होगा, तो समझ रहे हो आप, हमारा ये नुकसान ऐसे ऐसे झेल देना, कल को होगा. तो मतलब ये इससे, इसको भूल जाओ, ये इससे 60 करोड़ का इंश्योरेंस करा लिया. तो ये इंश्योरेंस री इंश्योरेंस है. बस इस पे ध्यान दो. इस पे एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस लेगी.
तो अगर मान लो इसीलिए वो अपने रिस्क को कुछ पार्ट में दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योर कर देती है। अगर फायर लगता है तो 80 करोड़ का मान लो फायर लग गया, तो पहली कंपनी अपना 20 करोड़ देगी और दूसरी कंपनी अपना 60 करोड़ देगी। यानी कि अगर मान लो कल को नुकसान हो गया 80 करोड़ का, तो बोला ये आएगा, बोला भाई 80 करोड़ दो, 80 करोड़ दो, ये जाएगी इसके पास, बोलेगी कितने की बात हुई थी, बोलेगा 60, बोलेगी 60 दे, और अपनी तरफ से मिलाएगी 20। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें अगर आप डीपली थोड़ा ब्रीफली बात करोगे तो एक होता है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस और एक होता है ट्रीटी री इंश्योरेंस, जिसे नेगोशिएट करते हैं हम हर एक इंडिविजुअल रिस्क के लिए, और इसमें आप होल क्लास या पोर्टफोलियो करते हो पूरा रिस्क का स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इमेजिन एक इंश्योरेंस कंपनी थी अल्फा इंश्योरेंस, उसने अंडरराइट करा एक मैसिव इंश्योरेंस पॉलिसी को कि एक सिटी है 500 करोड़ का, बड़ा रिस्क था अल्फा इंश्योरेंस के लिए अकेले झेलना, तो उसने एक री इंश्योरेंस डाल दिया इस कंपनी के साथ, और वो एग्री करी कि मैं 50 करोड़ का कोई भी लॉस होगा तो झेल लूंगी, और इससे एक्सीड होगा अप टू 450 टू ग्लोबल री इंश्योरेंस लिमिटेड। मतलब इसने कहा भैया अल्फा वाली ने कि भैया पहले 50 करोड़ मैं संभालूंगी और अगले जितने भी 50 करोड़ से 450 करोड़ तक का होगा वो तू संभालियो, ठीक है ना। तो अब केस पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अगर मेजर डैमेज हुआ, मान लो 300 करोड़ का नुकसान हुआ, तो जो अल्फा कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले इंश्योरेंस दिया था वो 50 भर देगी अपना, तो बोलेगी बचा हुआ 250 तू भर, तो ये बचा हुआ 250 ये भरेगी। समझ रहे हो? तो ये हो गया। क्लियर है बेटा? अगर बात करें हम डबल इंश्योरेंस की, डबल इंश्योरेंस मतलब जहां पर इंश्योर्ड जो है ना वो सेम रिस्क के लिए दो जनों से इंश्योरेंस ले रहा है, सेम रिस्क है, सेम इंटरेस्ट है, सेम पीरियड है, की कंडीशन ध्यान रखना, सेम सब्जेक्ट है, मतलब गाड़ी फोन है, फोन पे 2 कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया, मोर देन 1 इंश्योरर। ये री इंश्योरेंस की नहीं है, क्योंकि उसमें प्राइमरी मकसद क्या होता था, डबल इंश्योरेंस जो होता था ना वो स्प्रेड नहीं करा जाता इंश्योरर के बीच में, बट रेदर देन इंश्योर्ड गेट अ हायर सम एश्योर्ड देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ क्लेम्स एंड पेमेंट। इसीलिए एग्जांपल जैसे मान लो, सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है जिसकी वर्थ 1 करोड़ रुपए है, और आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया इंश्योर सेफ लिमिटेड से 1 करोड़ का, और एक और इंश्योरेंस लिया आपने सिक्योर फायर कंपनी से 1 करोड़ का सेम बिल्डिंग के लिए। अगर आग लग गई 50 लाख की, तो आप 1 लाख क्लेम नहीं करोगे और दूसरी से भी 1 लाख क्लेम नहीं करोगे। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन याद है हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग 25-25 लाख दोनों झेल लेंगे। तो यही तो डबल इंश्योरेंस है, यानी कि जो हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे वही डबल इंश्योरेंस का एग्जांपल था। ठीक है, बाकी इलीगल भी होते हैं कभी कभी, ठीक है ना, इलीगल पढ़ लेना इसमें क्या केस होता है। हम आगे चलते हैं। री इंश्योरेंस डबल इंश्योरेंस में बेटा एग्जांपल है, बहुत से लोग री इंश्योरेंस सोचते हैं एक बार खत्म कराने के बाद दोबारा इंश्योरेंस कराते हैं तो वो री इंश्योरेंस है। नहीं, री इंश्योरेंस क्या, इंश्योरेंस कंपनी भी जब किसी और से इंश्योरेंस ले ले, एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस होता है। और डबल इंश्योरेंस जब एक ही बंदा सेम बिल्डिंग सेम हर चीज के लिए 2 इंश्योरेंस ले। इंश्योरेंस वर्सेस एश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है और एश्योरेंस क्या होता है। ये जो वर्ड्स हैं कभी कभी आप इंश्योरेंस और एश्योरेंस एक जगह यूज कर लेते हो, लेकिन इनके थोड़े डिफरेंट मतलब है। इंश्योरेंस मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि हम कंपनसेट करेंगे अगर एक कोई भी लॉस हुआ हो, है ना, या फिर कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया हो, ठीक है ना, जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर गारंटी की जाती है कि एक पेमेंट मेड करेंगे जब एक स्पेसिफिक इवेंट होगा, तो वेदर इट्स लॉस और नॉट। एक इवेंट होने में पैसा मिलेगा भले किसी चीज का नुकसान हो या ना हो, ठीक है ना। ये एक सर्टेनिटी दिखाती है कि पेमेंट तो होगी, अगर एक इवेंट हुआ तो नहीं होगी, इस तरीके से। इसमें पेमेंट गारंटीड करी जाती है जब इवेंट होता है, डेथ हो या पॉलिसी मैच्योरिटी हो। तो लाइफ इंश्योरेंस इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, मौत हो गई पैसा मिल जाएगा, नहीं हुई तो भी मिल जाएगा क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, टाइम पूरा हुआ उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ तो पैसा देंगे, लेकिन अगर टाइम पूरा हो गया तो अब नो पैसा, पैसा भूल जाओ। समझ पा रहे हो? मतलब भाई इतने टाइम तक का, मतलब सारे जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होते हैं, और ये एक तरीके से एश्योरेंस है। एश्योरेंस मतलब आश्वासन है, इवेंट होगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं होगा तो टाइम पूरा होके मिल जाएगा, गारंटीड है।
पैसा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जनरल में नहीं ना, जनरल तो फिर इंश्योरेंस के अंदर आ गए, समझ रहे हो, जितने भी कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये जो नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर आ गए। इसमें आपको जब भी मिलेगा जब लॉस होगा, समझ रहे हो, कि प्रोटेक्ट है कोई इवेंट हो जाने पे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस हैं जहां पर ऐसे एंडोमेंट वाले कुछ केसेस हो तो उसमें भी मिल जाता है पैसा, ठीक है ना, लेकिन जनरली हर केसेस में वहां पे लॉस होगा तो ही पैसा मिलता है। फर्क समझ लेना, कंपनसेट अगर लॉस हुआ तो, और इसमें गारंटी है कि भैया पेमेंट मिलेगा, यहाँ इवेंट होगा। प्रोटेक्शन है लॉस के अगेंस्ट, इसमें तो जनरली सर्टेनिटी है कि पेमेंट मिलना ही है। कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। तो आप इंश्योरेंस जब लेते हो जब आपको लगे कि यार इससे एक एक्सीडेंट नुकसान होगा तो आपको पैसा मिलेगा, और इंश्योरेंस में डेथ हो जाए तो मिलना ही है, और डेथ तो होनी है तो पैसा मिलना ही है। फिर भाइयों अब स्टार्ट करना है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? कहता है लाइफ इंश्योरेंस एक फंडामेंटल फाइनेंशियल टूल है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपके मन में सुख शांति। ये कॉन्ट्रैक्ट से बहुत बढ़ के चीज है, ये एक प्रॉमिस है कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे अगर कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो अगर अपने नाम पे इंश्योरेंस करा रहा है तो वो अपनी डेथ का इंश्योरेंस कराएगा कि मेरे मरने के बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम से पहले मर जाऊं तो उसके बंदे के मरने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम का आप एश्योरेंस दो कि इतना पैसा आप मेरी फैमिली को दे दोगे। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, मतलब जो पॉलिसी होल्ड करेगा, और इंश्योरर जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है वो। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक सम एश्योर्ड है या जो मौत का फायदा है, डेथ बेनिफिट, वो भी पे किया जाता है, ठीक है ना। इन रिटर्न जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया वो एक रेगुलर प्रीमियम देता रहता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस करा रहा है तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम में हर साल कुछ ना, या महीने दर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा कराता रहेगा इंश्योरेंस कंपनी को। फॉर एग्जांपल 15 साल तक, 20 साल तक, जो भी एक डिसाइडेड है। अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम तक वो इंसान मरा नहीं तो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो भी अमाउंट डिसाइडेड है वो मिल जाएगी उसको। और अगर मान लो वो समय से पहले ही मर गया वो इंसान, तो अगर मान लो 20 साल का इंश्योरेंस था, 15 साल में ही मर गया, तो 15 साल में ही भले उसने 5 साल और पैसा जमा ना कराओ, पूरा पैसा उसको जो 20 साल बाद मिलना था वो पहले ही 15 साल में मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्राइमरली एक एश्योरेंस होता है ना, रेदर देन इंडेमनिटी। एश्योरेंस इंडेमनिटी ऊपर पढ़ लिया था। इंडेमनिटी वो जब होगा जब हम पैसा देंगे इंश्योरेंस कंपनी जब सही में कोई नुकसान हो। जब नुकसान ही ना हो सब में कोई, तो फिर क्यों पैसा दें। एश्योरेंस में क्या होता है, एश्योरेंस में आप एश्योरिटी देते हो तो भले नुकसान होगा तो देंगे ही, नहीं होगा तो टाइम पूरा होने के बाद पैसा वापस दे देंगे। यानी कि दोनों चीज है इसमें, आप नुकसान झेल ही नहीं सकते। इवेंट हो गया तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं हुआ तो भी पर्टिकुलर इवेंट ऑफ एक्सपायरी मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ फेमस एक्सपर्ट्स ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है तो भाई पढ़ लेना, ये थ्योरी के लिए ठीक है। मकसद क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो एक है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव, मतलब ये एक इमरजेंसी सेफ्टी नेट है आपकी फैमिली के लिए। इफ यू आर नॉट अराउंड एनी मोर, इट मेक्स श्योर दैट दे हैव मनी टू लिव इफ योर इनकम सडनली स्टॉप बिकॉज यू पास्ड अवे। कोई इंसान मर जाए एकदम से, उसकी फैमिली में पैसा नहीं आएगा, वो कमा के दे रहा था तो पैसा कमा के नहीं दे रहा था भाई, वो कमा के दे रहा था, अब नहीं आएगा तो उसने इंश्योरेंस कराया था अपनी मौत का, जैसे पैसा होगा मरेगा तो पैसा मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। इसको ऐसे सोचो, इफ आई एम नॉट हियर माय फैमिली विल बी स्टे ओके फाइनेंशियली, ये ऐसा सोचो। अगर कोई इंसान ना हो उसके बाद भी उसका परिवार सही रहेगा, उसको पैसा रहेगा उसके पास, समझ रहे हो। कब आपको फायदा मिलता है, आपको फायदा जब मिलेगा अगर कोई इंसान मर जाए उस पॉलिसी पीरियड में, है ना, तब फायदा है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा तो भाई तभी है ना जब टाइम से पहले मर जाए कोई इंसान। बोल इसमें क्या फायदा है, पैसों का फायदा है, पैसों तो एक जिंदगी खो जाएगी, लेकिन ये फायदा है। बाकी ये सिक्योरिटी और कवरिंग फाइनेंशियल नीड है डेथ के बाद। जैसे मान लो राजू मेन अर्नर है, अपनी फैमिली का अर्नर है और उसकी बीवी और दोनों बच्चे जवान है, ठीक है ना, और वो डिपेंड करते हैं उस राजू की सैलरी पे। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराया था, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जिसपे बोनस नहीं मिलता था, 50 लाख रुपए का कराया। राजू इंश्योर कर रहा था कि अगर वो अनएक्सपेक्टेडली मर गया और उसके बच्चे जवान रहे तो उसको 50 लाख रुपया पहले ही दे देना। तो ये जो मनी है जो अपने रोजाना खर्चे चलाने में काम आएगा, ठीक है ना। आउटकम क्या हुआ, अगर राजू मर गया मान लो उस पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग, तो उसकी फैमिली को 50 लाख रुपए मिल जाएगा और टाइम टू टाइम जरूरत पूरी होती रहेगी फिर भाई।
बाकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एक तो क्या है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है लाइफ इंश्योरेंस में। दूसरा भाई ये इन्वेस्टमेंट है, मान लो अगर आप मरे नहीं, कोई इंसान मरे ना, माई मनी विल ग्रो वाइल बीइंग प्रोटेक्टेड, आई कैन यूज इट लेटर। फायदा कब होगा? मान लो आपको आपकी मनी वापस मिल गई, मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा हो गया है ना। तो और कभी कभी क्या होता है, कोई इवन इफ कोई मान लो कोई मर गया तो एज अ पार्ट ऑफ पे आउट भी मिलता रहता है कभी कभी, यार बीच में थोड़ा पैसा मिलता रहता था बहुत। मतलब कहने का मतलब है, देखो पढ़ लेते एक, प्रिया जो है ना अपना पैसा सेव करना चाहती है। अब देखो एंडोमेंट में क्या होता था, जैसे ही पॉलिसी एक्सपायर हो जाती थी तो कुछ इंश्योरेंस का बोनस मिलता था। पहले था टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें मान लो हर पॉलिसी में कहा गया कोई इंसान मर जाएगा तो उसको पैसा एक्स्ट्रा देंगे। ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, उसको पैसा टाइम से पहले दे देंगे, मरने के टाइम पे दे देंगे, या नहीं मरा तो टाइम पीरियड पूरा होगा फिर देंगे। लेकिन कोई एक होता है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ही है ये भी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपकी किसी की डेथ हो गई तो जितना पैसा था उतना ही देंगे, लेकिन कोई इंसान बच गया तो टाइम पीरियड पूरा हो गया, इतने साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर उसको पैसा वापस देना पड़ेगा सर कंपनी को। जब कंपनी से पैसा वापस देगी तो बोनस भी देगी। तो यार ये तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी तो हो गई, पैसा भी जमा कराया और जब पैसा आएगा तो वापस ज्यादा भी आएगा जितना जमा कराया। बढ़िया है यार ये तो, है ना। बाकी आउट ये पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रिया जो है ना वो 15 साल तक रही और उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिला तो 20 लाख तो मिलेगा और बोनस मिलेगा। लेकिन अगर मान लो वो मर गई तो उसको 20 लाख ही मिलेगा, क्योंकि वो बेनिफिट है। फिर भाई कोई मान लो किसी ने 20 साल तक का करा रहा, कोई बंदा 14 में मर गया तो यार 6 साल तक का भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, जो कि आप जमा भी नहीं कराओगे। फायदा है कि नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि पूरे 20 साल पूरे होगा तो इसका मतलब तो पूरे 20 साल का मिलना चाहिए, तो फायदा नहीं होगा, जितना जमा कराया उतना ही मिलेगा। लेकिन इसमें आपको बोनस भी देंगे अलग से, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट हो गई। मर गया तो जल्दी मिल जाएगा कोई इंसान, और नहीं मरा तो बेनिफिट तो मिलेगा बोनस का। तो सिंपल ये फायदा होता है बेटा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में देखो दो तरीके के फीचर हो गए, एक तो अपना कि प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव हो जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है, साइड बाय साइड बेनिफिट भी मिलता है। बाकी इसमें फीचर क्या है बेटा, फीचर मतलब कैसा होता है, तो वही एटमोस्ट गुड फेथ होनी चाहिए। कोई इंसान अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है तो यार दोनों को अपनी हर बातों को प्रेजेंट करना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेस्ट चीज होती है, वो चीज रखनी चाहिए। क्यों? अगर आप सारी हेल्थ के बारे में अपनी सारी चीजें जानकारी खुल के रखोगे और बाद में कल को ऐसा हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया और आपने कोई बीमारी के बारे में ढंग से बात करी ना हो, कुछ करा ना हो, तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है ना, वो भी चीज है। फॉर द इंश्योरर दे मस्ट बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट द पॉलिसी बेनिफिट, और जो पॉलिसी दे रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए भाई, हर एक बातें बतानी चाहिए। मान लो इफ यू हैव अ हार्ट कंडीशन और आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं, जब आप क्या कहते हैं अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप मर गए हार्ट अटैक से, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, मना कर देगी, कहेगी भैया आपने बताया कब कि आपको हार्ट की बीमारी है, हम तो बताया नहीं। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब फॉर द पर्सन बाइंग द इंश्योरेंस मस्ट हैव एन फाइनेंशियल स्टेक और इंटरेस्ट। जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है उसका पर्सनली इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। याद है हम पढ़ रहे थे इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, क्या पढ़ा था हमने वहां पे, इंश्योरेंस उस पे लो जिस पे लॉस हो। कोई पड़ोसी का बेसिस पे इंश्योरेंस थोड़ा ना लेगा कि पड़ोसी की मौत का लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं मैं, भाई पड़ोसी मर जाए आपको क्या लॉस है, ना फाइनेंशियली और मे भी हो सकता है आपको पैसे भी ना लॉस हो। कहने का मतलब है ये ऐसे लॉस है ना जो आपको पर्टिकुलरली फील हो कि हाँ भाई ये मेरा नुकसान हुआ है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेल्फ इंश्योरेंस खुद का हो गया, फैमिली का हो गया, बिजनेस का हो गया, तो ये सब आपके है ना। कौन इंश्योरेंस नहीं कर सकता, कौन इंश्योर नहीं हो सकता भाई, आप किसी स्ट्रेंजर की लाइफ का इंश्योरेंस नहीं ले सकते जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, समझ रहे हो। बाकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, भाई इंडेमिनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब नुकसान हुआ तो ही पैसा देंगे, नुकसान नहीं हुआ तो पैसा नहीं देंगे। लाइफ इंश्योरेंस है 20 साल का कराया, आज मान लो इंसान 35 साल का है, तो कब तक का इंश्योरेंस है, 55 साल में मरा नहीं, कहीं वो लोग अरे तू मरा नहीं तेरे पैसा नहीं मिलेगा, तू मर, मतलब 20 साल में तेरे को मरना पड़ेगा तो ही पैसा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या भी है कि वहां पे फर्क ये पड़ता है कि आप मरो उस पर्टिकुलर टाइम में तो पूरा दे देंगे, नहीं मरे जितना आपने अभी तक जमा करा है सारा वापस दे देंगे, लेकिन वापस हमें देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है। यहाँ पहले मर गए मौत से तो जल्दी दे देंगे, नहीं मरे तो जब टाइम पीरियड होगा पूरा तब देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, मरना चाहिए, मरना जरूरी है।
यू कैन नॉट पुट अ फिक्स्ड मॉनेटरी वैल्यू ऑन ह्यूमन लाइफ में ना, कि इतने इतने पे तो पैसा देंगे, समझ रहे मेरे भाई। चौथा प्रोटेक्शन भी होता है भाई, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी है। लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्यों कराते हो, क्या आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, तो इसलिए। चले आगे, फायर इंश्योरेंस पे आते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, है कोई है तो बोलो भाई। फायर इंश्योरेंस मतलब आग लगने वाला। अब ये कहलाता है इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इसमें लाइफ इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में क्या था, मर गए और नहीं मरे तो टाइम पीरियड पूरा। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा जी मेरे ना गोदाम है बहुत बड़ा, उसमें मुझे बहुत ज्यादा डर है, तो मैं फायर इंश्योरेंस करा लेता हूँ। मैंने कहा 20,000 रुपये हर महीने भरना पड़ेगा। आपने कहा ओके। मैंने कहा और आपका 25 लाख तक का नुकसान सारा मैं झेलूंगा। अच्छा, ये डिसाइड कैसे होती है अमाउंट? ये डिसाइड होती है कि आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। जितना ज्यादा दोगे पर मंथ इंसान, उतना ज्यादा आपका एरिया कवर करेगा। भाई आप कहो मेरे को ये ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस, ज्यादा चीजों को सेव करना है, वो बंदा क्या कहेगा, भाई ज्यादा इंटरेस्ट दे, ज्यादा पैसा दो, प्रीमियम दो। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 1 साल के लिए आपको 2 लाख रुपए भरना है और आपको हम इंश्योरेंस दे रहे हैं 25 लाख तक, क्योंकि आपको 1 साल 2 लाख रुपए भर देने हैं और अब आपको 25 लाख तक की सेफ्टी दे देंगे। नुकसान 20 का होगा तो 20 का भर देंगे, 18 का होगा 18, 10 का, 5 का, 2 का जो होगा वो भर देंगे। लेकिन इससे ज्यादा अगर नुकसान हो गया तो हम सिर्फ इतना ही भरेंगे। और 1 साल तक का अगर आप करा रहे हो तो 1 साल तक का जो भी नुकसान होने का चांस है वो हमारा है। मान लो किसी ने आज 1 सितंबर तक कराया, तो अगले साल मान लो 1 सितंबर तक था, या फिर अगले साल मान लो 31 अगस्त तक का था, और उसका अगले साल 2 सितंबर को हुआ नुकसान, आग लग गई, तो वो इंश्योरेंस क्लेम, टाइम पीरियड खत्म हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया। दूसरी चीज, अगर आप ये 2 लाख रुपए भर रहे हो और आप 25 लाख रुपए के लिए भर रहे हो, ये आग लगने के ऊपर है। अगर आपके घर में या गोदाम में आग नहीं लगी, ये मत कहना 1 साल बाद वापस जाके कि मुझे मेरे 2 लाख रुपए वापस दे दो। इसी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि नुकसान होगा तो ही पैसा चुकाएंगे, नुकसान नहीं हुआ पैसा नहीं चुकाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाला, ठीक है ना, जहां पर आपका नुकसान नहीं होगा। ये जनरल इंश्योरेंस है और फायर केस होता है, ठीक है। बाकी इसमें होता क्या, कंपनसेट करता है ओनर को जो भी उसको फाइनेंशियली लॉस या डैमेज हो रहा है। और ये जनरली प्रॉपर्टी पे कोई आग लग गई या बिजली कड़क गई है ना, या फिर कोई ऐसा इवेंट जैसे बम ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, आग लगने से कोई भी नुकसान हुआ हो। अब बाकी इसमें आप रेगुलर प्रीमियम देते रहते हो इंश्योरेंस कंपनी को, या तो एक साथ ही दे दो पैसा, एक पर्टिकुलर टाइम तक रोज देते रहो। बाकी इसमें क्या क्या ध्यान देने चाहिए फीचर्स एक तरीके से फायर इंश्योरेंस के, भाई सिंपल है, इसमें भी गुड फेथ होनी चाहिए। भाई आप पता चले कि आपके यहाँ ना आग लगती रहती है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके गोदाम में, तो ऐसे ऐसे कारण आपको बताने चाहिए जिनसे नुकसान हो सकता है, ताकि फिर इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए जो उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहतर है। मान लो आग लगने का कारण ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कराना चाहते हो, रिस्क से बचना चाहते हो, लेकिन आप फिर भी बचना चाहते हो कि यार मैं तो सेफ रहना चाहता हूँ, भाई मैं नहीं पड़ना चाहता इन चक्करों में, तो भाई उस केस में आप कराओ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। कंपनी आपसे पूछेगी कि क्या ऐसा कोई कारण वारण है जहाँ यहाँ आग लगने के ज्यादा रिस्क हो, आप कहो जी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन कहीं पर हो, मान लो पता चले कि भाई यहाँ गर्म बिल्डिंग रहती है, अगल बगल में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है आए दिन, तारे वारे ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस है आग वाग लगने का, डैमेज होने का, ये अगर आप बताओगे नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। कल को अगर उस वजह से नुकसान हुआ तो वो कंपनी आपको कहेगी कि आपने हमें ये बात बताई नहीं थी, हम तो नहीं दे रहे पैसा। तो आप पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए। टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, मतलब सच कहो, पूरा सच कहो, कुछ भी नहीं, बस सच कहो, समझ रहे हो। चलो आगे भैया, क्रूशल क्या है फायर इंश्योरेंस के लिए, ये जो अटमोस्ट गुड फेट पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भैया रोल पढ़ लो ना, आपको अपनी सारी बातें बतानी है, जमीन के बारे में, कैसे आप इस्तेमाल करते हो, क्या आप कोई ऐसा इस मटेरियल स्टोर करके रखते हो जिससे आग पकड़ ले, या उस बिल्डिंग को जो आप यूज कर रहे हो वो क्या हाई रिस्क पे बिजनेस है, या फिर आप पहले भी आग लग चुकी है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करे कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं। मान लो उसने बोला कि ये चीजें कवर है और कोई एक बात आपको बताई नहीं और वही नुकसान हो गया और आपको लगा
कि इस पे तो मैं फायर इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूँ। आप गए दुकान में, बोला कि हमने तो ये कवर करा ही नहीं। आप बोलोगे कैसी बात करो, हम इतना पैसा भर रहा हूँ, बोलेगा भाई पढ़ लो ना कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप बोलोगे आपने पढ़ाया क्यों नहीं हमें ये बात, तो ब्रीच हो जाता कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे एग्जाम्पल है वर्कशॉप है आपके होम में और आप हाईली फ्लेमेबल पेंट्स यूज करते हो, सॉल्वेंट आपने मेंशन नहीं करा, तो कल को अगर इस वजह से आग लगी तो आपको गुड फेथ आपने मेंटेन नहीं करी, इस चीज को छुपाया, तो आप पे क्लेम नहीं होगा। दूसरा बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब भाई जिसका लॉस होने का चांस है वही उसका इंश्योरेंस ले, कोई ना ले। सिंपली सोचो, आप इंश्योर कर सकते हो वो चीज जो आपको पैसा लॉस करा सके या डैमेज करा सके, जिससे आपको कोई नुकसान ही ना हो, उस चीज पर आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। अगर आप फायर इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो भाई जायज बात है कि आपकी वो जब संपत्ति से कोई लेना देना हो। आपने इंश्योरेंस तो करा लिया पर आपका उस संपत्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, तो नुकसान होने पे क्या, फिर तो आप जानबूझ के नुकसान करोगे उस संपत्ति का और क्लेम कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी संपत्ति नहीं, मेरे दोस्त की संपत्ति है, मुझे दोस्त से दुश्मनी हो गई, मैंने उसके गोदाम में आग लगवा दी और उससे पहले इंश्योरेंस ले लिया और बोला ये मेरी कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जाम्पल मान गई, कल को नुकसान किसका हुआ, मेरे दोस्त का। उसको तो नहीं पता इंश्योरेंस हो रखा है कि नहीं हो रखा। मैं जाऊंगा, बोले देखो देखो आग लग गई, पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी से मैंने पैसा ले लिया, भाई मान लो मैंने 2 लाख भर के अगर इंश्योरेंस कंपनी से 25 लाख रुपए ले लिया इंश्योरेंस के नाम पे, तो भाई 23 लाख का तो फायदा हो गया ना। नुकसान अल्टीमेटली किन दो जनों का हुआ, एक तो दोस्त का और इंश्योरेंस कंपनी का, उन्हें थोड़ा ना पता है। ये सीन होता है भाई, तो जिसका इंश्योरेंस उसी को, समझ रहे हो। और ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है कि नुकसान होगा तो ही पैसा देंगे वरना नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो देख बेटा सारे एग्जांपल है, ये इजी लैंग्वेज, आराम से पढ़ोगे ना मजा आएगा आपको, इसलिए पढ़ लेना आराम से, ठीक। आपकी शॉप थी 5 लाख रुपए, क्या कहते हैं, कंटेंट था कि आपकी शॉप का कंटेंट 5 लाख रुपए था आग लगने से पहले, और फायर में 3 लाख का सामान डूब गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 3 लाख रुपए दे देगी। ऐसा नहीं है ना कि वो आपको 7 लाख देगी, क्योंकि जितना भी लॉस हुआ है वो उससे तो ज्यादा दे ही नहीं सकती, और क्या कहते हैं बाकी एक्चुअल लॉस 3 लाख हुआ तो उतना ही तो देगी। बाकी एक और लिखा हुआ है लायबिलिटी फॉर प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज। इंश्योरेंस कंपनी विल ओनली पे फॉर द डैमेज इफ द डायरेक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द लॉस वाज एन इवेंट कवर्ड बाय पॉलिसी। For fire insurance, the proximate cause must be fire itself or itself directly related to the fire that policy cover. हाँ, liability मतलब इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसी चीज पे पैसा देगी जिस चीज का उसने इंश्योरेंस करा है, या जो चीज का उसने इंश्योरेंस करा है और डैमेज होने का कारण वही चीज बनी है। मतलब आग लगने का इंश्योरेंस कराया और चोरी हो गई, उसके बाद हमने 1-2 कॉपी वॉपी जला दी, या फिर जो भी सामान चोरी हुआ उसको थोड़ा बहुत जला के आप कर रहे हो, आग लग गई आग लग गई आग लग गई। कहने का मतलब आपका जो सामान चोरी हुआ है ना, ये जो आपका सामान का लॉस हुआ है, जो भी आपके सामान का लॉस हुआ है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन अगर हमारी पॉलिसी के अंडर आता है देन विल ओनली पे टू यू, अदरवाइज वी वॉन्ट, वी आर नॉट पेइंग टू यू, बिकॉज वी हैड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दैट टर्म्स। Whatever the loss, whatever the damage, the proximate cause of damage, the cause of damage that you had suffered is something else that is outside from our policy. So in that case, will not pay you any amount because it does not cover on our agreement. If it had covered in our agreement, then definitely will pay to you. Okay, clear है। जो नुकसान होगा वही तो झेलेंगे हम, जो हमने कवर कर रखा है। मान लो तुमने थेफ्ट इंश्योरेंस करा रखा, उसके अंदर आग लग गई, बोले आग लग गई, तो हम क्या करें भाई, चोरी थोड़ा ना हुआ है, चोरी का इंश्योरेंस होगा तो चोरी का ध्यान देंगे। और ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, और इस सब का कारण सिर्फ प्रोटेक्शन है, या आपको पूरा नया सामान नहीं लाके देगी। मतलब इनका मकसद है जो डैमेज हुआ वो पे करेंगे, समझ रहे हो। इनका मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट रही है उससे जो आग लगी है उससे से हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं। जितना भी आग लगा है हम आपको कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इनमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका नुकसान ही नहीं होगा तो पैसा क्यों मिलेगा। तो क्या ये कोई बेनिफिट वाले कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये तो सिर्फ प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट रहे, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन विद बेनिफिट, ठीक है ना, प्रोटेक्शन विद बेनिफिट, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, बाकी इसका एग्जांपल पढ़ लेना। क्या कह रहा है, कह रहा है आपने 50 लाख का फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा फैक्ट्री के लिए 1 साल का प्रीमियम के लिए, और
आग लग गई 10 लाख की और इंश्योरेंस आपको 10 लाख देगा। अगर फायर इस साल हुआ ही नहीं और आपका पॉलिसी एक्सपायर हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये भी मत सोचना कि प्रीमियम वापस मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे लाइफ इंश्योरेंस, तब हमें ये लग रहा होगा कि यार कितना नुकसान नुकसान झेल रहे हैं, कोई मर जाए उसको पूरा पैसा देना पड़े, कोई LIC कराया और बंदा 2 महीने में ही मर गया, पूरा पैसा देंगे। भाई इसमें कंपनी की कमाई है और जायज बात। और रही LIC में क्या फायदा होता है, आपका सारा पैसा इकट्ठा करा उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती है। बेटा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मरीन इंश्योरेंस अच्छे से पढ़ना। मरीन इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट है उन चीजों के लिए जो ट्रेवल होती है सी समुद्र के रास्ते और समटाइम हवा के रास्ते और लैंड एज अ पार्ट ऑफ ओशन जर्नी। ऐसी कोई भी चीज ओशन जर्नी में जो या तो हवा का पार्ट हो या जमीन का पार्ट हो या ऐसे कोई यंत्र जो उसके अंदर जा रहे हो जहाज में, उन सभी की प्रोटेक्शन करना अपना मरीन इंश्योरेंस है, ठीक है ना। मतलब ये आपको फाइनेंशियल लॉस होने से बचाता है जो शिपिंग के जरिए हो, इधर से उधर सामान जहाज के जरिए हो जाए। मरीन इंश्योरेंस क्या है, कहता है सोचो जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ओशंस हर रोज, नए फोन से लेकर सारे कच्चे माल फैक्ट्री के, है ना, ये सभी गुड्स जो है ना इनके पास मैनी रिस्क के चांसेस है जर्नी में। जैसे मान लो स्टॉर्म पड़ जाए, शिप थोड़ी सी wreck हो जाए, समझ रहे हो, पायरेसी लूट पाट हो जाए या कुछ सामान लॉस्ट हो जाए, बहुत सारे नुकसान के कारण है। तो मरीन इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको कहता है कि आपका जो वैल्यूएबल अमाउंट है जो हमने शिप कर रखा है वो अगर डैमेज हो जाए या लॉस्ट हो जाए सी जर्नी में, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो फाइनेंशियल लॉस जो भी हुआ है उसको पैसा वापस चुकाने में तैयार करेगी। तो ये ओनली बेनिफिट एलिमेंट है या बेनिफिट प्लस सेविंग है, तो ये ओनली बेनिफिट है क्योंकि नुकसान होगा तो ही इसमें पैसा मिलेगा। सिंपल एनालॉजी में अगर हम पढ़ें, अगर आप एक प्रीशियस गिफ्ट भेज रहे हो शिप के जरिए अपने दोस्त को और आप वरीड हो कि डैमेज ना हो जाए, तो आप एक शिपिंग इंश्योरेंस करा लो अपने गिफ्ट के लिए। और अगर मान लो आपका शिप जो है वो पानी में डूब जाता है तो आपका गिफ्ट नुकसान हो जाएगा। और इंश्योरेंस जो है ना वो आपके दोस्त को क्या कहते हैं, इंश्योरेंस विल पे योर फ्रेंड टू द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, और फिर आपका जो इंश्योरेंस है वो आपके क्या कहते हैं दोस्त को वैल्यू दे देगा उस गिफ्ट का, कितना इसका वैल्यू था उतना हम दे देंगे। इसलिए तो आप जब भी कभी ऑनलाइन शिपिंग करो कुछ भी करो ना तो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है कि ये कितने तक का सामान है, ये वो वर्थ बता दो इसकी क्या क्या क्या। बाकी इफ द गिफ्ट डैमेज बाय अ बिग वेव हिटिंग ऑन द शिप द इंश्योरेंस विल पे फॉर द रिपेयर ऑफ इट्स वैल्यू। तो अगर मान लो गिफ्ट डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, तो जो भी डैमेज हुआ है वो रिपेयर का मतलब उसका रिपेयर इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है ना। बाकी इसमें जो है ना बिजनेस शिपिंग एसेंशियली व्हाट मरीन इंश्योरेंस डज फॉर बिजनेस शिपिंग, हाँ बिजनेस शिपिंग के लिए मतलब शिप इन शॉर्ट अगर आप समझोगे तो मरीन इंश्योरेंस जो है ना वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है आपको एक तरीके जो समुद्र के रास्ते मिलती है। बाकी बेटा इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, फीचर्स समझ लो या फिर ऐसा समझ लो कौन कौन से मरीन इंश्योरेंस में चीजें आती हैं। जैसे कार्गो, मतलब मरीन इंश्योरेंस में किस किस चीजों का आप इंश्योरेंस करा सकते हो। कार्गो का, कार्गो क्या होता है, गुड्स या मर्चेंडाइज या प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है समुद्र के द्वारा, कभी कभी हवा के द्वारा, लैंड के द्वारा या इंटरनेशनल शिपमेंट में भी आ जाता है। तो कार्गो मतलब सामान जिसका इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है ना। सिंपली इस तरीके से सोचो कि कार्गो एक बहुत सारे रिस्क होते हैं सी में, समुद्र में स्टॉर्म आ जाए, डूब जाए, ये सब चीजें लॉस के कारण है ना। जैसे मान लो एग्जांपल एक कंपनी शिप कर रही है इलेक्ट्रॉनिक चाइना से यूरोप, तो उसने वो इंश्योर करेगी कंटेनर को, वो स्मार्टफोन से भरा हुआ है तो जो भी लॉस ऑफ डैमेज होगा तो वो उसको भरेगी। बाकी हुल, HULL हुल कह लो, हल कह लो, ये मरीन इंश्योरेंस पहला कार्गो था, दूसरा हुल है। मतलब ये फिजिकल बॉडी या स्ट्रक्चर होता है शिप का, अगर आप इसका इंश्योरेंस करा रहे हो तो। इंजन, अब भाई आप जहाज चला रहे हो तो आप या तो आप क्या करो, जहाज में सामान इधर से उधर जा रहा है तो मरीन इंश्योरेंस करा लो, या फिर आपका खुद का जहाज है या आपका कंपनी का कोई और जहाज है, आप नहीं चला रहे, आप नहीं जा रहे और आपको डर लग रहा है डैमेज कुछ भी होगा तो आप इंश्योरेंस करा लो। फिजिकल बॉडी जो है ना शिप की या स्ट्रक्चर जो है शिप का, भाई मशीन इंजन जो भी है वो सब डैमेज ना हो जाए तो उसका इंश्योरेंस करा। हमने जहाज का इंश्योरेंस करा लो। शिप्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव असेट्स होते हैं जिनमें कांस्टेंट रिस्क है कि वो कोलाइड ना कर जाए, है ना, या फिर ना मतलब डैमेज ना पड़ जाए, बहुत भारी समुद्र में उनको डूब ना जाए, ये सब। तो उस पे आप इस चीज पे, जैसे एक शिपिंग कंपनी इंश्योर कर रही है अपना लार्ज कंटेनर वेजल्स को डैमेज से, कि मेरा ये कंटेनर है इसमें कोई नुकसान ना हो जाए, इसका डैमेज। बाकी फ्रेट बेटा, मतलब ये इट रेफर्स टू द मनी दैट द शिप ओनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कार्गो।
फ्रेट मतलब फ्रेट आप ऑलरेडी अकाउंट्स में समझ चुके हो, है ना, कैरेज कार्टेज जो भी आपका रेडी का खर्चा होता है एक तरीके से। तो मनी जो एक शिप ओनर एंटाइटल कर रहा है टू रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कार्गो, मतलब ऐसा मनी जो एक शिप ओनर, शिप का जो ओनर है वो पैसा रिसीव करेगा ट्रांसपोर्ट करना कार्गो, यानी कि एक तरीके से पेमेंट होती है शिपिंग सर्विस की। सिंपली इसको ऐसे सोचो, मनी यू गेट पेड फॉर कैरिंग द गुड्स, आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि आप गुड्स को कैरी कर रहे हो। इसको इंश्योर क्यों करा जाता है, अगर कार्गो लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, ठीक है ना, मान लो कोई नुकसान हो गया शिप का, तो शिप ओनर जो है वो आपको फ्रेट चार्जेस नहीं देगा, तो फ्रेट इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करेगा शिप ओनर को लॉस के लिए, जो भी एक्सपेक्टेड इनकम का लॉस होगा। तो ये अर्न्ड फ्रेट कहलाता है या अनअर्न्ड फ्रेट कहलाता है, जो एडवांस से पे कर दिया इस तरीके से। मतलब भैया शिप ओनर है, तो नुकसान होगा वो नहीं देगा इस सब का खर्चा, तो इंश्योरेंस करा लेता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान दे, समझ रहे हो। बस लाइबिलिटी बेटा, मतलब ये लाइबिलिटी वाला क्या सीन है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो आपको शिप ओनर को तीसरी पार्टी के टुवर्ड्स देनी पड़ती है। शिप के जो ओनर होते हैं वो जिम्मेदार हो जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लो डैमेज हो गया शिप को या प्रॉपर्टी को, या पोल्यूशन फैला दिया, ऑयल गिर गया शिप्स में, तो उसके लिए लायबिलिटी क्या होती है, तो ये ऐसे जिम्मेदारी होती है। इंजरी हो गई किसी क्रू मेंबर या पैसेंजर की, एग्जांपल अगर एक शिप एक्सीडेंटली डैमेज पड़ गया उसको एक फैसिलिटीज में, पोर्ट फैसिलिटीज में, तो शिप ओनर जो है ना वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसका कॉस्ट रिपेयर कराएगा, ठीक है ना। लायबिलिटी जो होगी ना वो उसका एक खर्चा बन सकता है, ठीक है ना। बाकी मरीन इंश्योरेंस में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, देखो एक तो वही अटमोस्ट गुड फेथ, जो भी इंश्योरेंस कराए तो मतलब उसको बंदे को पता है मेरी जहाज खराब हो रखी है, गिरने वाली है, डूबने वाली है, और इंश्योरेंस करा लिया, तो गुड फेथ नहीं रही ना। या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है ना उसको पॉलिसी ढंग से नहीं बता रही, वो चीजें। मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप भाई आपको नुकसान होने का चांस है और आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो मैटर करना चाहिए। आप जहाज से हो या अब आपका कोई रिश्तेदार जा रहा है या कोई दूर का दोस्त जा रहा है, फिर आप इंश्योरेंस करा रहे हो उस पर्टिकुलर चीज पे या कुछ भी, तो वो सही नहीं है ना, वो है ना। गाड़ी आपकी है, अगर आपका दोस्त मर गया तो उसकी बीमा इंश्योरेंस कोई नहीं करा रहा, गाड़ी आपकी ठुक गई। लेकिन अगर कोई 16-15 साल का उम्र का बंदा ठुक जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस ना मिले। क्यों? आपने पॉलिसी तोड़ दी, आपको पता है कार इंश्योरेंस हो रखा है, आपको पता है ना कार इंश्योरेंस हो रखा है, और आप किसी नाबालिग से चला रहे हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपका दोस्त ठोके, आप कोई भी ठोके, इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस ये थोड़ी ना है कि आप और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी आपकी वाइफ चलाए, कोई भी चलाए, इवन बहुत से लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपने ड्राइवर से चलवा रहे हैं। बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होता है, नुकसान होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बाकी वही प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज, जो कारण है डैमेज होने का वो वैलिड होना चाहिए। पता चले कि भाई हमने जो पॉलिसी दे रखी है और तुम कुछ और नुकसान बता रहे हो, तो मैच नहीं कर रही ना चीजें, तो नहीं होगा। बाकी ये सिर्फ प्रोटेक्शन एलिमेंट है, बेनिफिट एलिमेंट नहीं है। फिर बेटा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक तरीके का ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी मेडिकल या सर्जिकल एक्सपेंस का खर्चा रखता है। ये भी बेटा एक तरीके, देखो वही रेगुलर अमाउंट दोगे जब प्रीमियम कहला रहा है, वो हर किसी में होगी। इमेजिन आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, तो आपके डॉक्टर ने टेस्ट करी और सर्जरी की जरूरत है या आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आपके सारे खर्चे इंश्योरेंस कंपनी देगी। ताकि उस रिटर्न में क्या होगा, कंपनी जो है ना वो एग्री करेगी कि इतना इतना पैसा हम आपके खर्चे का चुका देंगे। बाकी ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हेल्थ इंश्योरेंस करता है, आपके सारे मेडिकल बिल, एक्सरे, एमआरआई, जो भी हॉस्पिटल में रहना, प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन बेटा उसकी एक अमाउंट होती है कि हम इतनी इतनी अमाउंट तक देंगे, समझ रहे हो। बाकी इससे क्या होता है, आपके पॉकेट में जो सब खुद से कॉस्ट जानी होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। बाकी एक्सेस मिल जाता है आपको हेल्थ केयर का, आप कल को कहीं भी जाके टेस्ट वेस्ट करा लो। मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं इंश्योरेंस करा रखा है, खत्म होने वाला है, आप जाके करा लो, टेस्ट वेस्ट करा लो, क्या दिक्कत है, सस्ते में तो होंगे ही। बाकी प्रोटेक्ट करता है आपको फाइनेंशियल कैटेस्ट्रोफे से, ठीक है ना, मतलब पैसा कम से। जैसे मान लो कोई मेजर इलनेस या इंजरी आ गई तो ह्यूज मेडिकल बिल बन गया, तो आप बैंकक्रप्ट हो सकते हो, आपका पैसा एकदम से कहां से लाओगे, क्योंकि हेल्थ का कभी कुछ नहीं पता ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है ना आपका सेफ्टी नेट है,
इंपॉर्टेंट टर्म्स ध्यान रखना। प्रीमियम तो बेसिकली देखो वो अमाउंट जो आपके हर मंथ या हर साल इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ता है। अगर आपने इंश्योरेंस कराया 1,000 रुपये पर मंथ, तो चाहे आप हॉस्पिटल में जाओ या ना जाओ, आपको 1,000 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल जैसे वो अमाउंट है जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने पर, स्टार्टिंग में देना पड़ता है। आपका डिडक्टिबल अमाउंट 5,000 है। अगर आप हॉस्पिटल में आपका बिल आया 5,000 का आया, तो पहले आप 5,000 खुद भरोगे और 15,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। स्टार्टिंग में आप जितना भी अमाउंट दे रहे हो, गए आप स्टार्टिंग में कितना भी अमाउंट आप दे रहे हो, वो आपका डिडक्टिबल है, जो अमाउंट आप खुद पे कर रहे हो। लेकिन उसके बाद आपका बिल जितने का ही बन रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। को पेमेंट, जिसे कोपे कहा गया, ये एक फिक्स परसेंटेज या फिक्स अमाउंट होता है जो हर क्लेम के टाइम आपको देना पड़ता है और बाकी इंश्योरेंस कवर करता है। जैसे मान लो आपकी पॉलिसी में 10% कोपे अगर लिखा हुआ है, तो अगर बिल 10,000 का आया तो 1,000 आप दोगे और 9,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो एक कोपे एक एग्रीम अमाउंट होता है जो लिखा हुआ होता है। बाकी आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, जिसे ओओपी मैक्स कहा जाता है, ये एक मैक्सिमम लिमिट है जो 1 साल तक आपको अपनी पॉकेट से खुद देना पड़ेगा प्रीमियम के अलावा। इस लिमिट के बाद इंश्योरेंस कंपनी पूरा 100% कवर करती है। फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 अगर साल भर में आप अलग अलग ट्रीटमेंट में 50,000, जैसे ओओपी मैक्स आपका 50,000 है, मतलब एक लिमिट लिखी हुई है कितना आपका आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम 50,000 है, हम इतने इतने तक का करेंगे। और मान लो आपका अलग अलग ट्रीटमेंट आपने कहा है जिसमें 50,000 ऑलरेडी आप दे चुके हो, मतलब डिडक्टिबल भी हो गया और उसके अलावा कोपे जो ऊपर से एक लिमिट अमाउंट था। तो उसके बाद साल के बाकी सारे मेडिकल बिल और इंश्योरेंस कंपनी पूरा कवर करेगी। मतलब भाई आप स्टार्टिंग में देखो खुद से क्या भरते हो, डिडक्टिबल स्टार्टिंग में खुद के। उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक अपना, लाइफ इंश्योरेंस कह रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक कोपे लिखा हुआ होता है, कितना परसेंट आपको खुद भरना पड़ेगा, इसके बाद हम भरना शुरू करेंगे। और उसके बाद एक और अमाउंट लिखी होती है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, जहां पे लिखा होता है कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट आप खुद से भरोगे, अगर इतना पर्टिकुलर अमाउंट खुद से भर हो जाएगा तो हम सारा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग आपका ये आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम 50,000 लिख रखा है कंपनी ने, आप अस्पताल में गए, इधर उधर ट्रीटमेंट कराया, मान लो डिडक्टिबल 10,000 था, डिडक्टिबल 10,000 है तो खुद पे करोगे। इसके बाद मान लो को पे, यहाँ को पेमेंट लिखा हुआ है, ये कंपनी ने डिसाइड कर रखा था कि जितने का भी इंश्योरेंस कराओगे उसका 10% है, या जो भी आपका खर्चा होगा उसका आप फॉर एग्जांपल 20% खुद भरोगे। तो मान लो ऐसे ऐसे करके को पे आपने 40,000 भर दिया, या मान लो आपने 60,000 भर दिया, तो को पे 60,000 भरा और डिडक्टिबल आपने 10,000 भरा, टोटल कितना खर्चा हो गया? 70। और मान लो आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस ने लिख रखा था 50, उसका मतलब 50,000 आप खुद भरोगे और 20,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी भरे, समझ रहे हो? यानी कि वो अमाउंट है जो आपको खुद भरने पड़ेंगे। कि नेटवर्क तो अपने सारे डॉक्टर वॉक्टर सबके साथ कॉन्टैक्ट आना, वो सारी, ठीक है। मतलब आप ग्रुप ऑफ डॉक्टर या हॉस्पिटल या कुछ ऐसी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रोवाइड करने के लिए डिस्काउंट रेट पे। इसके बाद भाई लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल जो जिसमें सिर्फ लॉस पे पैसा मिलेगा, और लाइफ जिसमें आपको समझिए आप फाइनेंशियल लॉस प्रोटेक्शन के साथ साथ बेनिफिट मिल रहा है। LIC पर भाई इसके अंदर आ जाता है। जनरल इंश्योरेंस में आपको पता है क्या क्या आ जाता है, इस पे ज्यादा हम क्या ही पढ़ेंगे। बाकी लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में डिफरेंस पढ़ लेना मेरे भाइयों। पहले तो ये बता देना कौन कौन सा ये एरिया कवर करते हैं और उसमें रिस्क किस किस चीजों के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर और मरीन इंश्योरेंस में। बाकी क्या क्या रिस्क हैं क्या क्या नहीं है, बेसिक सा एक आइडिया है, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसके अंदर मेरे भाई।